सोचा कि लेट्स डू इट। हम्म। और फिर जब सोच लिया कि करना है तो करना है, बहुत ज्यादा मतलब आप समझ ही सकते हैं कि रोज रोज लगातार या फिर वीक में 3 दिन भी करना एक बहुत बड़ी बात है। कारण क्या है कि दूसरी जो प्रायोरिटीज है उसके साथ इसको भी प्रायोरिटी ही बनाना पड़ता है। इसको आप ऐसा नहीं सोच सकते कि बस फॉर द हेक ऑफ इट आई विल डू इट। आपको वो वैल्यू देनी पड़ेगी, वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस इवेंट से कि लोगों का टाइम वर्थ इट है ना। वो सब कोई तो अपने अपने जीवन में व्यस्त है और अच्छा करना चाह रहा है, तो उस टाइम की कदर होनी चाहिए। बिल्कुल। जो कुछ कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं आप। यानी ऐसे अगर कोई फ्री में सर्विस देना चाहता है, या वो बहुत रेयर चीज होती है, या आज की दुनिया में जो कॉम्पिटेंस की दुनिया है, कॉम्पिटेंसी की दुनिया है, बहुत रेयर है। और मैंने सही। तो सर देखा जी। अ, आजकल वैल्यूज लोगों में ढूंढना बहुत रेयर हो गया है। ये जो चीजें निकली है ना, मेरे वैल्यूज से ही निकली है। मुझे लगता था शुरू से कि अगर मैं कुछ देता हूं ना तो मुझे अच्छा लगता है, नहीं देता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कुत्ते बिल्ली और मेरे में कोई अंतर नहीं। हाँ हाँ। सब इसी कोई पेट भर रहा है, हम भी भर रहे हैं। तो एज ए ह्यूमन बींग मेरा क्या कंट्रीब्यूशन इस दुनिया को बेहतर बनाने के बिल्कुल। लिए। और बार बार मेरे को है ना, एक शेर मेरे गुरुजी की बहुत ध्यान आती थी, आपको मैंने सुनाया भी है कि जरूरी नहीं कि सजदे हो हर वक्त और उसमें खुदा का नाम आए। जरूरी नहीं कि सजदे हो हर वक्त और उसमें खुदा का नाम आए। जिंदगी तो खुद ही एक इबादत है, शर्त बस इतनी है ये किसी के काम आए। तो इस- और आप शायद लास्ट वाले ये प्रोग्राम में थे कि नहीं, उसमें मैंने एक संस्कृत का एक श्लोक बोला था। हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी आपकी। संस्कृत हाँ, लोग बोला है। तो वो हिंदुस्तान का दर्शन है और हम लोग को बस उस दर्शन के साथ अलाइंड होने की आवश्यकता है ना। कि देखिए कितना सुंदर है, मतलब भारत की संस्कृति ने क्या क्या जो है दुनिया को पहले से बता रखा है कि पिबंती नद्या स्वमेव नाम्भः स्वयं न खादंती फलानि वृक्षः नादंती सस्यम खलु वारी वाहा परोपकाराय सताम विभूतिया। जो परोपकार के कार्य में अपने आप को समर्पित नहीं करता है वो विभूति कैसे बनेगा। बिल्कुल। सबकी इच्छा रहती है कि कुछ नाम अर्जित करें, पिताजी माताजी का नाम रोशन हो, मेरी प्रांत का नाम रोशन हो। तो फिर कैसे होगा। सूर्य आपके सामने एग्जाम्पल सेट कर रहा है, नदियां आपके सामने एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, वृक्ष आपके सामने एग्जाम्पल सेट कर, क्लाउड आपके सामने एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। क्या ये सब कभी कम हो गए देने से? क्या प्रकृति। इनकी महिमा और बढ़ गई, दुगनी हो गई? आज मध्य प्रदेश में नर्मदा को नर्मदा मैया कहा जाता है, गंगा को गंगा मैया कहा जाता है, सूर्यदेव भगवान कहा जाता है, वायु भगवान कहा जाता है। तो जो भी व्यक्ति सृष्टि के अंदर जो भी रचना है, जिस उद्देश्य से उसका निर्माण किया गया है, जिस उद्देश्य से उसको धरती पे या सृष्टि में जगह दी गई, अगर वो कार्य पूरे मन से करे ना तो उसको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको बताओ, कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस इवेंट को लाइव अटेंड नहीं करते हैं लेकिन वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है। और मुझे एक जानकारी लगी है, एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जो इस प्रोग्राम को लगातार किसी के माध्यम से वॉच करवा रही अच्छा। है और वो मेरे से मिलना चाहते हैं पर्सनली, गुड़गांव में। बढ़िया। ठीक है, अब उनको क्या करवाना है क्या नहीं करवाना अभी तक उनने रिवील नहीं किया है, लेकिन बोले कि दिस इज रियली अमेजिंग। आपने 15 दिन ये सेशन चला लिया, ये तो उस वक्त तक मतलब कि समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा कोर्स का कंटेंट है। अगर अगर आप बस उसको ये कर दीजिए 15 दिन में, कम से कम हम लोग 20-22 घंटे 23 घंटे तो हो ही गए होंगे कम से कम। तो वो बोले कि बहुत बड़ी चीज है, इसको कैसे कर रहे हो। मैंने बोला कि बस एक इच्छा थी, 30 डेज का एक चैलेंज लेना है कि मेरे पास जो भी चीजें हैं, क्योंकि अपने पास भी रखे रखे तो बेकार हो जाएगी ना, रस्ट लग जाएगी उस चीज में, तो क्यों नहीं इसको शेयर किया जाए। और शेयर करने से मेरा क्या नुकसान है। अगर किसी को अच्छा लगे, कुछ सीख जाए लाइफ में, उसके कुछ अचीवमेंट आए, तो मुझे लगेगा एज ए ह्यूमन बींग मेरा भी इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। और मुझे करके अच्छा लगता है। मुझे कोई अच्छा बोले ना बोले, तारीफ दे ना दे, लेकिन अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कर रहा हूं, है कि नहीं। मतलब सोचिए ना, आप जीवन में भगवान की भक्ति करने का, किसी को सेवा करने का आपको अवसर मिल रहा है, ये का बिल्कुल। ये क्या किसी गिफ्ट से कम है।
या किसी किसी पावरफुल चीज से कम है? कितने लोग सोचते रह जाते, कर नहीं पाते। मातृभूमि के लिए लोग जो शहीद हो गए, उनको हम कितने इज्जत से देखते हैं, है कि नहीं? तो बस अपने को ये सोचना है, ठीक है एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई भी चीज बिना एनर्जी एक्सचेंज के सस्टेन हो जाएगी, लेकिन अपने कंट्रीब्यूशन को, अपने आप को इतना वैल्यूबल बनाना है कि लोग को है ना एनर्जी एक्सचेंज जो है ना नेचुरल लगे, फोर्स्ड ना लगे। प्रकृति में कुछ भी चीज फोर्स्ड नहीं होती है। अब मेरा ऐसा मानना है कि सेल्स तो एक ऐसी चीज है, जब आपका कस्टमर आपके क्लोजर के पहले आपसे कहने लगे, अरे बॉस आप तो प्लीज बोलो यार, बहुत वैल्यू हो गया, बोलो आप। और मुझे लगता है कि मैं उस डायरेक्शन में आगे ऑलरेडी बढ़ चुका हूं। अगर मैं किसी से कुछ कहता भी हूं कि बॉस मैं लॉन्च कर रहा हूं, मुझे मालूम है कितने सारे लोग तैयार हैं, कितनों को अच्छा लगने वाला है ये चीज। तो मैंने अपनी क्रेडिबिलिटी पहले लोगों की नजर में बनाई। मैंने यस। अपने आप को इस तरह से स्टैब्लिश किया कि अगर कोई व्यक्ति फ्री में इतना कुछ कर सकता है, ठीक है, तो अगर एनर्जी एक्सचेंज के नाम पर अगर वो कहता है लोगों से कि बॉस मैं इस कोर्स को शुरू कर रहा हूं, आप जुड़िए, आपको इसका वैल्यू मिलेगा, तो किसी को संदेह नहीं होगा कि भैया लगातार अगर 15 दिन 30 दिन तक अगर कोई काम कर रहा है और फ्री में करके जब इतनी वैल्यू दे सकता है तो पैसे लेगा, तो फिर सोचिए उसके मन में तो ये बात रहेगी कि मुझे कितना गुणा रिटर्न और देना है कि नहीं? तो फिर ये अपने आप मतलब स्ट्रीमलाइंड हो जाए, सब कुछ अलाइंड हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट रहेगा ही नहीं। क्या मनोज जी? यस सर। बस यही गौरव करते रहिए, मेरे को तो यही अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि सेल्स का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना 10x चेंज करने वाला है। व्हेन यू आर डैम श्योर अबाउट योर कंट्रीब्यूशन, द वैल्यू ऑफ योर कंट्रीब्यूशन, you don't need to care about what people will think about it. Will they find it valuable or not? Because you have become value. You are not imparting value, you have already manifested yourself in the form of value. And when there is value exchange, people don't find any problems, right? They बिल्कुल। are completely ready to have an exchange. When you create that kind of an atmosphere, when you create that kind of vibes, it seems quite natural, and they don't have any inhibitions because they have already tested you, they have already checked whatever you are offering. And if they have found your intent, the purity of your intent, then there is no stopping them after that. They feel like, yes, this is the right place, this is the right man, and we can definitely do the value exchange. चलिए, एनीवे, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है कि भैया ऐसा कुछ ना हो कि सेशन बहुत अच्छा हो जाए और उसके बाद रिकॉर्डिंग ना हो, है ना? यस। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इंडिया का मैच चल रहा है, बावजूद आप लोग यहाँ पे हैं, दैट शोज कि यू आर डूइंग योर बिट एंड you are more concerned about how to upgrade yourself instead of just waiting for the result. Whatever is going to happen, that will happen, nobody can stop it. If you cheer them up, they will win or they will lose. But if you are just wasting your time just for the heck of watching a match that is not going to contribute in any way in your life, it means you have made a conscious choice that yes, बिल्कुल सर। I am going to value my time because this is limited, it can never be brought back, right? तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, कितने लोगों ने डॉक्टर केतन ने एक वीडियो शेयर करी थी ग्रुप के अंदर में, डिकॉय इफेक्ट के बारे में, किसने किसने देखा है इसको? नहीं देखे हैं सर अपने। नहीं देखा है? आप देखिएगा जरूर, है ना। डिकॉय इफेक्ट सच में मतलब एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसमें आप सामने वाले के माइंड में जो इनिबिशंस रहते हैं ना कि मुझे ये बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनको कंपैरिजन का एक सॉलिड ग्राउंड मिल जाता है कि यही क्यों बाई करना चाहिए, कि ये प्राइस बिल्कुल सही कैसे है। तो जब आप उस वीडियो को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसका सिंपल सा क्रक्स ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को कुछ ऑफर किया कि सर फॉर दिस मच ऑफ मनी यू आर गोइंग टू गेट दिस, ठीक है। अगर वो चीज मतलब चीप से ज्यादा है, तो सामने वाला ये सोचता है क्या मुझे इतना स्पेंड करना चाहिए, मुझे इतना वैल्यू जो है मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, उसको कंपैरिजन करने का कोई ग्राउंड नहीं मिल पाता। तो फिर वो आपसे कहता है अगर ये चीज दूसरी जगह सस्ती मिल रही है, आप थोड़ा रेट कम कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता, यस। ठीक है। तो वो क्यों कहता है? तो एज ए सेल्स पर्सन, एज ए सेल्स फर्म,
आपको ये देखना पड़ेगा कि सामने वाले को प्राइस जस्टिफाइड कैसे लगे। ठीक है। यस। तो यस सर। प्राइस जो है जस्टिफाई करने से बढ़िया है कि आप वैल्यू जस्टिफाई कीजिए। और उसके बाद भी सामने वाला अगर नहीं समझ पा रहा है कि वैल्यू वर्थ इट है और ये प्राइस पे मुझे ये वैल्यू लेनी चाहिए, तो आपको क्या करना है, तीन तरह के प्राइसेस रखने। फर्ज कीजिए कि आप गुलाल खरीदने के लिए होली के मार्केट में गए। ठीक है। एक ठीक। सिंथेटिक गुलाब है जिसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज मिली है। वो 100 रुपए का 5 किलो आपको वो दे रहा है। और आपने कहा कि भाई हम हर्बल प्रोडक्ट लेके आए हैं, इसमें वो जो भुट्टे का आटा होता है उसको बेस बनाया है, और उसमें हमने हर्बल कलर्स जो मिक्स किया है, और वो हम 500 रुपए किलो 500 रुपए का 5 किलो बेच रहे हैं। एक 100 रुपए का 5 किलो, एक 500 रुपए का 5 किलो। ठीक है। अब चूंकि 100 रुपए खरीदने की आदत हो गई लोगों को, 100 रुपए का 5 किलो, अरे गुलाली तो उड़ाना ही तो है, क्यों जो है हम 500 रुपए का किलो ले, माइंड में ये बात आती है। बिल्कुल। ठीक है। बोले बिल्कुल सर। हमें तो कोई और वो 100 वाला ही लगा देगा, हम क्यों किसी को 500 रुपए किलो का 5 किलो वाला खरीद के लगाए, है ना। अब बिल्कुल। आपको लग रहा है कि मार्केट में इस सेगमेंट को नया नया इंट्रोड्यूस ऊपर किया रखना गया, है, लेकिन दाल अभी पानी इसके क्यों? बायर्स जो है हम असर्टेन नहीं कर पाएंगे कितने लोग इसको बाई करेंगे, लेकिन हमको इसको बेचना तो है क्योंकि हमने बना रखा है। ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप एक और प्रोडक्ट लॉन्च करते हो। ठीक है। वो प्रोडक्ट इससे भी कॉस्टली होता है। वो 500 के जगह 1500 रुपए का 5 किलो बिकता है। उसकी क्या खास बात है, उसकी खास बात यह है कि इंडिया के अंदर में जो रेयरेस्ट हर्बल मेडिसिन वाले फ्लावर्स होते हैं और आम की जो छाल होती है, उन सबको मिक्स करके उसको ऐसा बनाया गया है कि कोई लगा ले तो फिर वो फेशियल कराने की जरूरत नहीं, जैसे ही कलर को वाइप करेगा तो फिर वो चेहरा तो साफ होगा ही, और चेहरे पे जो इंप्योरिटीज है वो भी साफ हो जाएंगी और चेहरे में ग्लो भी आ जाएगा। लेकिन उसका प्रोडक्शन आपने कम किया है, प्राइस आपने रखी है 1500 रुपए का 5 किलो। अब आप जो है मेज के बेस वाला जो गुलाल है, आपने 500 रुपए का 5 किलो रखा है, और वो वाला जो है 1500 रुपए का 5 किलो रखा है। तो एक आपका है नॉर्मल, एक है आपका स्टैंडर्ड, और एक है प्रीमियम। अब सामने वाले को 1500 रुपए का 5 किलो जाहिर सी बात है कि बहुत हेवी लगे, उसके बायर्स जो है उसके परसेंटेज बहुत कम हो। और आपने मास प्रोडक्शन किया हुआ है कौन सी वाली का, 500 रुपए का किलो वाले का। 100 वाला आपको बेचना नहीं, क्योंकि मार्केट में लोग की उम्मीद है कि कुछ हमको अच्छा मिलना चाहिए, लेकिन उसका प्राइस अभी कितना होना चाहिए लोग को इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो आपने क्या किया, उस क्लैरिटी को स्टैब्लिश करने के लिए आपने 1500 रुपए किलो, 1500 रुपए पांच, मतलब 5 किलो 1500 रुपए का भी एक प्रोडक्ट बनाया, और उसको भी पैरेलली बताया कि आपको ये 1500 का पड़ेगा। अब जब वो 1500 रुपए वाले प्रोडक्ट को 500 वाले से कंपेयर करेगा, बोलेगा कि प्रो तो ये भी है, वो सुपर प्रो, ये प्रो है, लेकिन प्रो से भी अपना काम होगा, हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए गुलाल नहीं लगाने वाले, और जिसको भी लगाएंगे उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, और वो बोलेगा वाह इसका बेस तो अच्छा है, ये सॉफ्ट लग रहा है, इसमें खुरदरापन नहीं है ना, ये बस मिट्टी नहीं है, ये इसमें बस बालू रेती नहीं मिली हुई। तो सामने वाला सोचेगा कि अय्या हम तो उनसे बेहतर हैं जो कि 100 वाला सोच रहे हैं, चलो 500 वाले सेगमेंट में अपना ध्यान फोकस करते हैं। ठीक है। तो फिर डिकॉय इफेक्ट यही कहता है कि जब आप कस्टमर को एक बहुत सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट से कंपेयर करके अपने प्रोडक्ट को सामने रखते हो, तो सामने वाला ये सोचता है कि सुपर प्रीमियम जो है वो मेरे पहुंच के बाहर हो सकता है। ठीक है। और वो इतना यूजफुल भी नहीं रहेगा, पैसा बहुत ज्यादा है। तो वो मिड सेगमेंट में जो प्रोडक्ट है उस पे अपना फोकस ले आता है कि भैया प्रो तो ये भी है, क्योंकि ये नॉर्मल खुरदुरा वाला गुलाल नहीं है, वो भी वही है, बस उसमें ये है कि ग्लो भी आ जाएगा चेहरे पर। ग्लो लाने के लिए तो बहुत सारे लोग अपने घर में भी प्रयास कर लेंगे, लेकिन मैं तो ऐसा ही लगाऊंगा गुलाल जिससे लोगों को ये लगे कि खुरदुरा नहीं है और ये आदमी प्रीमियम जो मुझे गुलाल लगा रहा है। ठीक है। तो 1500 वाला भले ही वो ना ले, लेकिन 100 और 500 वाले कैटेगरी में वो 500 पे अपना फोकस कर पाए। तो मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आप नया लॉन्च करते हो, प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, उसके बनस्पत एक और प्रोडक्ट आपको जो है मार्केट में लेके आना रहता है, जिसके खरीदार कम होते हैं। लेकिन चूंकि आपका प्रोडक्शन जिसका फोकस ये है कि मिड सेगमेंट वाले में हमारे पास ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आएंगे, तो आप क्या करते हैं, उसको कंपैरिजन के लिए सामने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट देते हैं जो उससे भी महंगा है, और कंपेयर करने पर उसको ये लगेगा कि बॉस ये नहीं भी खरीदा तो मैंने एक अच्छा जो है प्रीमियम सेगमेंट का प्रोडक्ट खरीदा है। जी मनोज जी, कुछ कह रहे थे आप। आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। सॉरी। हाँ, ये चीज मुझे समझ में आई जो आप बोल रहे हैं।
इसी चीज की आज मैंने जस्ट बात किया था। मैं आज 2 बजे से गया था, विजयनगर से 4 किलोमीटर दूर है सर, डीवी प्राइड, हम्म। पंचवटी कॉलोनी के अंदर। तो वहां पे एक कॉलोनी कटी थी, मैं जहाँ पे रहता हूँ इन्हीं पार्टनर की थी। तो उन्होंने क्या किया, अब चूंकि वहां पे प्राइस आसपास की कॉलोनी के सर 5,000 है, और उसने जमीन पहले से लेके रखा था, और वो एरिया मतलब पॉश लोकेशन है वो। तो उन्होंने क्या किया सर, 16 बाई 48 के प्लॉट निकाल दिए पूरे। 16 16 बाई 48 के प्लॉट निकाल दिए, तो जहाँ पे कस्टमर को ऐसा लगता था कि 20-50 का वो उसकी पहुंच में नहीं जाएगा, पहुंच में नहीं रहेगा, 20-50 में 1,000 फीट हो जाता। तो उन्होंने 16 बाई 48 के निकाले। जब 4-5 महीने पहले जब वो प्री लॉन्चिंग में था, तो हमने वही सोचा था कि यार ये इतना नहीं बिकेगा, 16-48 का कस्टमर ऐसे भाव नहीं देगा। और अभी आप जो बता रहे हैं, तो ये वही चीज आई ना, क्योंकि उसका बजट थोड़ा कम भी आ गया और 16-48 में आ गया, तो मतलब बिल्डरों को इतना जेब से पैसा लगाना नहीं पड़ा, वो माल उसका साफ हो गया। 150 प्लॉट की कॉलोनी है वो। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं ओके। आप। इसलिए डिकॉय इफेक्ट जो है काम कर जाता है, क्योंकि देखिए, जब हम नॉर्मल प्रोडक्ट से थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट लाते हैं, क्योंकि उसमें क्वालिटी होती है, उसमें आपका उतना पैसा लगा रहता है कि आप उसको कम में लॉन्च नहीं कर सकते। तो बिल्कुल वो अभी चूंकि लोगों के लिए नया है और लोगों को लगता है कि ये महंगा ज्यादा हो जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रोडक्ट महंगे होने के कारण जो है लोग खरीदे ही ना। तो आपके पास में एक कंपैरिजन का एक सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए कि वो किससे कंपेयर करें, उनको लगे कि वैल्यू फॉर मनी तो ये है ही। क्योंकि जैसा आपने बताया कि 1,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदना इंदौर में अब आसान नहीं है। ठीक है। तो अब चूंकि 1,000 वाले सेगमेंट में भी वही लोग जाएंगे जिनके पास में नेटवर्थ अच्छा होगा, या फिर जिनकी मंथली इनकम काफी अच्छी होगी, उसमें जाना चाहेंगे। करेक्ट। ठीक है। अब बिल्कुल। इन्होंने एक नया सेगमेंट शुरू कर दिया। आप देखेंगे इंदौर के अंदर में 800 700 स्क्वायर फीट, 640 स्क्वायर फीट वाला सेगमेंट बहुत ज्यादा जो है सेल हो रहा है। बहुत ज्यादा क्योंकि इसमें जो लोग ज्यादा क्वांटिटी भी परचेज कर सकते हैं और ये आराम से बिक भी जाता है ना। फास्ट तो सेलिंग है इसको बिल्कुल। मार्केट के फेवरेबल कंडीशन बनाने में इन्होंने क्या किया कि 1,000 वाला जो सेगमेंट है वो प्रीमियम वाले, पहले वो सेगमेंट था 1,500 1800 स्क्वायर फीट वाला Yes। था। अब इन्होंने हाँ। 1,000 को भी जो है प्रीमियम बना दिया है कि इंदौर के अंदर में अगर कोई 1,000 स्क्वायर फीट का भी प्लॉट खरीद रहा है तो सुपर प्रीमियम ग्राहक है वो। प्रीमियम ग्राहक कौन बिल्कुल। है? जो 800 700 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीद रहा है वो भी यस प्रीमियम यस। ग्राहक। और जो नॉर्मल ग्राहक है ईडब्ल्यूएस वाला, वो 400 स्क्वायर फीट खरीद के भी खुश है, उसका रेंज ही खुश अलग है। है। लेकिन उस रेंज में जाने के लिए नॉर्मल परिवार जो तैयार नहीं होता कि नहीं, हमको कम से कम कुछ अच्छा तो लगे चाहिए। कि इस सेगमेंट में मेरे जैसे और कितने लोग रह रहे हैं। तो 640 से लेकर 800 स्क्वायर फीट में इंदौर में भी बूम चल रहा प्लॉट। हम्म, 1,000 वाला भी उतना नहीं बिक रहा है और 400 वाला भी उतना नहीं बिक रहा है। ये वाला जो है बीच वाला रेंज, इसमें बहुत सारे प्लॉट्स बिक रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल लगता है सही। कि अननोइंगली नोइंगली जिसको भी मालूम हो, वो डिकॉय इफेक्ट को इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे, बिल्कुल और अच्छे बिल्कुल। से उसका प्लॉट जो है सेल हो जा रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। जब भी देखिए, जमीन एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि इसकी कीमत अक्सर बढ़ती चली जाएगी, कम कभी नहीं होगी, क्योंकि ये लिमिटेड एक ऐसी कमोडिटी है जो कि दुनिया में लिमिटेड क्वांटिटी में। और जाहिर सी बात है, जब लिमिटेड है तो आने वाले समय में जब चीजें महंगी होंगी, जमीन भी महंगी होगी, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो जमीन की कीमतें भी इजाफा हो जाएंगी। और अच्छी लोकेलिटी में अगर कोई प्लॉट है तो उसकी कीमत बढ़नी तय है। अब 1,000 वाले साइज को खरीदने के लिए कम से कम लोग के पास 50 लाख 60 हजार रुपया होना चाहिए, अच्छी लोकेशन पे अगर प्लॉट खरीदना है। और उसी लोकेशन पे अगर रहने की इच्छा है जहां पे सारी अम्यूनिटीज है, तो 1,000 में अगर नहीं जा सकते तो हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव अगर कोई उपलब्ध कराएगा, तो डिकॉय कराना इफेक्ट को चाहिए। इजीली जो है वो कैच कर सकता है। अब यस। लोगों ने समझ लिया, बिल्डर्स ने, कि भैया 1,000 वाले में तो सब कोई नहीं आ पाएगा, और जो सच में सुपर प्रीमियम है वो 1,000 क्या 1,500 देखेगा, मेरे पास तो 1,000 ही मैक्सिमम साइज है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? या तो पार्ट प्रॉपर्टी बेचूं मैं 500 स्क्वायर फीट वाली, या फिर ऐसे काटूं कि 640 से लेकर 800 के बीच में बहुत सारी चीजें उपलब्ध हो जाएं और लोगों को लगे कि इसी कॉलोनी में जहां रहना हमारे लिए इम्पॉसिबल था, अब इसको पॉसिबल बना दिया गया है। तो वैल्यू जो है दिखाई गई कि भैया इस कॉस्ट में, इस लोकेलिटी में आपको और इससे बेहतर कुछ नहीं मिल सकता है। अगर आपको यहीं रहना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है आपके पास। तो जब चॉइसेस आप देखते हो कि लिमिटेड क्वांटिटी में हो, और कंपैरिजन करने के लिए प्रीमियम चीजें हैं वहां पर, जहां पर लोग को लगता है कि इस लोकेलिटी में हम भी आके रह सकते हैं,
जी अमित जी बोलिए। अमित जी बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। आपका हाथ उठा हुआ है अमित जी, कुछ कहना चाहते हैं? के हो संदर्भ में अगर सकता है उनका बताऊं तो नेटवर्क अभी वीक हो गया हो। जी बोलिए। अभी आवाज आ रही है क्या? आ रही बताएं। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अभी अभी जो बाजार के अंदर में जो ट्रेंड रन कर रहा है ना रियल एस्टेट के संदर्भ में खासकर, वो क्या हम्म। है कि इन्वेस्टर का संख्या बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है ना? जी। और रिटेलर का संख्या कम हो गया है। ठीक है। हम्म। अब के पास भी पैसा है ना, तो वो क्या है, वो इन्वेस्टर वाले कैटेगरी में शिफ्ट हो जा रहा है। ठीक है। हम्म। और रिटेलर जो है वो क्राइसिस मैनेजमेंट में चल रहा है, उसके पास इतना कमाई हो ही नहीं रहा है कि वो जो जमीन के बारे में सोच पाए। ठीक है। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर और जो बिल्डर या रियल एस्टेट का बिजनेस में है, डेवलपर है, तो वो क्या है ना कि अभी उनको कंफर्ट जोन में लाने के लिए उसके पॉकेट के हिसाब से कस्टमाइज कर रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल सही बात। और उसके हिसाब से वो प्राइसिंग डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है ना? बिकॉज अब क्या है, हर एक शहर के अंदर में कोई कितना भी आपको बोले कि बहुत बूमिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, वहां पे भी डिमांड और सप्लाई का बहुत गैप है। ठीक है। बिल्कुल। ऐसा हम क्यों बोल पा रहे हैं, उसका रीजन बता रहे हैं। हम इनिशियली क्या किए, जब आचार्य जी का कोर्स ज्वाइन किए ना, तो हम ये ट्रिक आज भी यूज करते हैं कि मेरे को फेसबुक फेसबुक एक्चुअली सोशल मीडिया हम यूटिलाइज करते नहीं है, तो फेसबुक हम जो है आचार्य जी को ज्वाइन करने के बाद ही हम फेसबुक पर थोड़ा सा एक्टिव हुए। ठीक है। तो हम फेसबुक में क्या करते हैं कि हिंदुस्तान का जितना भी बिल्डर का ऐड आएगा ना, हम सबको क्लिक कर देते हैं। ठीक है। अब क्या है, उनके साथ बात करते हैं तो टर्न में तो इन्फॉर्मेशन वो खुद दे देता है। ठीक है। अब उसके साथ जब हम रेट नेगोशिएशन और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, तो वो शुरू में तो आनाकानी ग्लोबल ज्ञान की बात करता है। ठीक है। लेकिन वो 6 महीने पहले के एक्टिविटी का रिजल्ट हमने ये देखा है कि आज वो सारे बिल्डर और सारे लोग जो है ना, वो मेरे टर्म पे काम करने को तैयार हो गए हैं। वो मेरे जो मैंने प्राइस ऑफरिंग करी थी उस प्राइस पे वो देने को तैयार है, वो करने को तैयार। लेकिन मैं तो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ठीक है। तो ये वो ट्रिक वहां पे काम आ गया। तो अभी जो हम जो सब मेरे को जो नीच समझ में आया ना इसमें, वो यही है कि अभी डिमांड और सप्लाई में जबरदस्त गैप हो गया। लोग क्या है कि एकड़ का एकड़ जमीन तो खरीद ले रहे हैं। ठीक है। बट क्या उनके पास लेवाल नहीं है, बायर्स नहीं है। ठीक है। तो वो क्या है कि उससे अपने फंसे हुए पैसे से निकलने के लिए जो है, अब इसको कस्टमाइज कर रही है। ये हर एक एरिया में भी चल रहा है, ये एकदम करंट की स्थिति बता रहा हूं मैं। बिल्कुल देखिए, सही कह रहे हैं, ये मार्केट की बड़ी जो बड़ी गैप है। हाँ, बड़ी बड़ी बातें कहना और प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी में होना, दोनों में काफी डिफरेंस है। ठीक है ना? कागज में आप बिजनेस प्लान, प्रॉफिट, ये सारा कुछ बना सकते हैं। दूसरा चीज, अगर इसको थोड़ा सा अगर व्यापक स्तर पे अगर आप देखेंगे ना, तो किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग फैक्टर होता है ना, वो कस्टमर सेंट्रिक के अनुसार होता है। बिफोर, उसके पहले उसका सर्वे होता है कि हम जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं उसका कस्टमर कौन होगा। ठीक है, उसका कैटेगरी जो भी है। अब उस प्रोडक्ट का जो कस्टमर होगा, उसके उसकी बाइंग कैपेसिटी क्या है। ठीक है। तो वो सारे जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो रहता है ना, उसमें ब्रांडिंग पर प्राइजिंग सारा चीज रहता है। तब वो डिसाइड करता है कि इसका एक्चुअली प्राइजिंग क्या होगा। बट अभी अगर सिर्फ रियल एस्टेट के संदर्भ में आएंगे, तो रियल एस्टेट में इतने सारे छोटे छोटे लोग आ गए हैं कि इतने अनऑर्गेनाइज तरीके से रियल एस्टेट चलता है कि अभी यहाँ पे कोई मॉडल नहीं है। ठीक है ना? आप आप अपने एरिया में अगर मान लीजिए थोड़ा सा पैसा बना लिए, तो आप एक मॉडल बन गए। कोई वो डीएलएफ कर लिया तो डीएलएफ मॉडल बन गया, या वो हीरो कर लिया तो हीरो मॉडल बन गया। तो अभी ये जो 4 साल है ना, ये बाढ़ की तरह है। ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए कि अभी ईरान का मान लीजिए युद्ध चल रहा है। ठीक है। आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, तो मैंने उनको प्रिडिक्ट किया है, ठीक है, कि रियल एस्टेट में इतनी जबरदस्त रिसेशन आएगी कि लोग बाप बाप करेंगे। ठीक है। ये मैंने प्रिडिक्शन किया है, और ज्यादा दिन नहीं है, नेक्स्ट कमिंग 3 इयर्स में ही वो है। तो उसके पीछे सिर्फ एक कोई ऐसे नहीं, बहुत सारे उसके तथ्य हैं जिसके आधार पे ये किया गया है। ठीक है ना? तो गौरव सर उसको कंटिन्यू करें। मेरा सिर्फ इनपुट देने का मतलब ये था कि कोई भी साइजिंग या प्राइजिंग, ये
जो डिसाइड होता है वो या कस्टमाइज होता है, वो अकॉर्डिंग टू उसका लोकल रिक्वायरमेंट, कस्टमर का बाइंग बिहेवियर, ठीक है, वर्तमान और नेक्स्ट 6 मंथ ये 1 ईयर के प्रिडिक्शन के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग जो है ये डिसाइड होता है। तो अभी ये गैप इसलिए बन ये पॉकेट या ये डिजाइन इसलिए बन पाया क्योंकि आज के डेट में जो परचेजर है, जो परचे वो रिटेल सेगमेंट के आदमी है। और रिटेल सेगमेंट के बाद अगर उसको और आप डीप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपने 150 प्लॉट बनाए हैं तो 150 में से मोर देन 60 to 70% लोग जो है वो प्राइवेट जॉब वाले ले रहे हैं, जिनकी अर्निंग क्षमता तो उतनी नहीं है। आप ऐसे भी एनालिसिस करके देख सकते हैं कि 1 लाख कमाने वाले कितने लोग हैं, 2 लाख कमाने वाले कितने लोग हैं, 5 लाख कमाने वाले कितने लोग हैं। तो इसलिए ये पैटर्न अभी इस्तेमाल करके लोग अपना पैसा वहां से निकालना चाहते हैं और जो भी प्रॉफिट बन सकता है वो बनाना चाहते हैं। और आपको ये भी बताओ, बहुत सारे जो छोटे छोटे जो बरसाती मेंढक टाइप के जो रियल एस्टेट में आए थे ना डेवलपर बनने के लिए, वो सारे लोग किसी तरीके से अपना पैसा निकाल के वो दूसरे बिजनेस की तरफ मूव कर रहे हैं या अपने पेरेंटल बिजनेस में शिफ्ट हो रहे हैं। उनका मोह भंग हो रहा है। ये मतलब ये मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि विद इन 6 मंथ मैं कम से कम मोर देन 100 डेवलपर और बिल्डर से मैं मिल चुका हूँ और हर एक को ऐसे ही जो है स्क्रूटनाइज भी करता हूँ। बट क्या इसमें तब क्या है कि काम करना चाहिए, काम डेफिनेटली करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। हम्म, ठीक है गौरव ठीक सर, है आप आपने कंटिन्यू करें। जी हाँ। जी। देखिए हम लोग अभी जो है डिकॉय इफेक्ट समझने के लिए रियल एस्टेट का एक एग्जाम्पल हम लोगों ने उठाया था कि अगर हमको डिकॉय इफेक्ट समझना है तो क्या होता है। डिकॉय इफेक्ट सिर्फ रियल एस्टेट तक कन्फाइंड नहीं है, लेकिन चूंकि मनोज जी ने अभी बात छेड़ी थी कि भैया इंदौर में ऐसा हो रहा है, इसके संदर्भ में इसलिए बातचीत हुई। तो बाकी आपकी जो बात है कि अभी डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप है वो बहुत बढ़ गया है, बिल्कुल सही बात है। रियल एस्टेट की अगर खास करके बात की जाए कि जिन लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा है उनको अभी जो है लेनदार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उनको जो है आनन फानन में ये सब करना ही पड़ेगा, कस्टमाइज मैं करना ही पड़ेगा। अदरवाइज क्या है कि उनके पास में लिक्विडिटी की समस्या हो जाएगी, और लिक्विडिटी की समस्या जो अगर हो जाएगी तो फिर और ज्यादा जो उनके प्रोजेक्ट्स में उनकी भविष्य की प्लानिंग है वो नहीं हो पाएगी। जी मनोज जी बोलिए। आ, सर मैं ये बोल रहा था, सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन इसमें भी यदि हमारी ग्राउंड लेवल पे वर्किंग है, डिमांड सप्लाई को हम समझे तो हमको पता है कि वो एक वर्ग के बीच में आ गया कि बहुत ज्यादा ऐसे आ गया, लेकिन जहाँ पे उस चीज की डिमांड है, मतलब आपदा में अवसर, सब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि रिसेशन है रिसेशन है, लेकिन इसी रिसेशन में तो हम डीप में प्रॉपर्टी उठा रहे हैं। ये ये सभी जगह हो रहा है सर। जो लोग सोच रहे हैं कि रिसेशन है, लेकिन वहां पे फिर हमें 15 से 20% तक के डीप में प्रॉपर्टी मिल रही है, और जिसको सही लेना बात है। है। हाँ और ये सिर्फ रियल एस्टेट क्या, शेयर मार्केट में भी वही लोग इंतजार कर रहे हैं कि भैया और रिसेशन आने दो, उनके लिए तो और सर, अच्छा है यही कि जितना सेम डीप चीज। में मिलेगा उतना अच्छा रहेगा। यस। और जैसे अभी मार्केट के एरिया जो, तो सर कल ही आपको रिसेशन दिख जाएगा, इतना डीप जाएगा कि नहीं ज्यादा वो तो दिन भी नहीं अभी, अ, अमित जब सर, जो अब मार्केट में आपने डर भी जो का बात, माहौल हो तो वही हाँ। समय होता है बाई करने का। हाँ करेक्ट। सर मैं ये ग्रुप पे अभी जस्ट एक दैनिक भास्कर का एक मैं आपसे शेयर करूंगा। जो अमित सर आपने जो बात कही ना, बिल्कुल यही चीज शेयर मार्केट के लिए भी लागू होती है, इवन हमारी लाइफ के लिए भी यही। मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि हर चीज में वो ऐसा मिलता है, अच्छी चीजें डीप में जरूर मिलती है। अभी तीन करेक्ट। परसेंट मार्केट डाउन गया है, लेकिन देखिए 82-81 हजार पे आ गया ना सेंसेक्स। 13% तक के लेवल पे 80 हजार तक के आ गया, लेकिन जब यही बाउंस बैक मारेगा तो ये चीज दी हुई है, मैं वो शेयर करूंगा अपने ग्रुप पे शेयर मार्केट का, आप सभी लोग पढ़िएगा उसे। मेरा मनोज सर, मेरे ये सारी चीजों में एक एनालिसिस का पॉइंट ये है ना कि जैसे हाँ आपके हाँ पास जो आपका फंड है, उस फंड हाँ। को वन साइडेड, एक साइडेड में लगा के मतलब नहीं, आदमी को फंसना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अरे ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, हमको कहीं मतलब चाहे शेयर मार्केट हो चाहे प्रॉपर्टी हो, हमको रजिस्ट्री नहीं करानी है। हमको तो 40 लाख का माल जो हमने डीप में आया 25% पे देके उठा लिया, मतलब 40 लाख या 50 लाख का 25% पे देके उठा लिया, और हमारी स्टडी है मार्केट में, तो हम वो चीज प्रॉफिट में बेच के निकाल सकते हैं जरूरतमंद को। और भी बहुत तरीके से काम कर सकते हैं रियल एस्टेट में। हाँ सर, कंटिन्यू कीजिए सर, उसमें चलिए, चलिए।
देखिए, अब रियल एस्टेट स्पेसिफिक ये चर्चा हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे और भी ऐसे लोग हैं जो कि रियल एस्टेट बिल्कुल में बिल्कुल नहीं दर्शक। काम कर रहे हैं, है हाँ। ना। तो अपने को थोड़ा सा इसको ओपन फॉर ऑल रखना है। एक एग्जांपल हम लोग इसलिए उठा लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे डिकॉय इफेक्ट के बारे में कि डिकॉय डिकॉय इफेक्ट क्या होता है। ठीक है। तो प्राइस पॉइंट में अगर तीन प्राइस पॉइंट अगर हो जाए तो डिकॉय इफेक्ट को समझना थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने ये सब चर्चा करी थी। जैसे मार्केट बिल्कुल। में भी आपको मैंने बताया अभी गुलाल के एग्जांपल से कि होली में आप गुलाल हम्म। खरीदने गए तो 100 रुपए का 5 किलो भी मिल रहा है। कोई प्रीमियम में जा रहा है तो 500 रुपए का 5 किलो भी मिल रहा है, और सुपर प्रीमियम में जा रहा है तो 1500 रुपए का 5 किलो मिल रहा है। हम्म। तो 1500 रुपए का 5 किलो खरीदने वाले बहुत कम लोग हैं। तो फिर जिनके पास में थोड़ा सा कम है वो थोड़ा सा प्रीमियम फील लेने के लिए उत्साहित हो जाते हैं, और इसलिए आईफोन का जो प्रो मैक्स है वो भले ही जो है सिंपल वर्क का व्यक्ति ना ले पाए, लेकिन आईफोन का 17 सिंपल वाला मैक्सिमम लोग सोचता है कि मैं एक बार इसको टारगेट तो करके देखूं, कम से कम मेरे पास आईफोन 17 तो आ जाएगा, प्रो मैक्स आए या यस। ना आए। तो ये देखो, ये सारी बड़ी कंपनियां जो है डिकॉय इफेक्ट को बहुत अच्छे से समझती हैं, इसलिए आपको अलग अलग प्राइस पॉइंट चुनने का मौका मिल पाता है। फर्ज कीजिए अगर आईफोन प्रो मैक्स ही मार्केट में लॉन्च होता तो आईफोन ब्रांड जो है अच्छे से इनकैश नहीं हो पाता, नहीं। क्योंकि उसको खरीदने वाले बहुत कम लोग होते। लेकिन भले ही प्रो मैक्स आज सब कोई ना खरीद पाए, प्रो कोई खरीद लेगा, आईफोन 17 सिंपल वाला खरीद लेगा। तो ये जो कैटेगराइजेशन है, डिकॉय इफेक्ट कितने अच्छे से इस चीज को जो है कैटर कर पा रहा है कि भैया हमारे पास जो सेगमेंट है वो अलग अलग सेगमेंट है। 17 प्रो, 17 प्रो मैक्स और आईफोन 17, ये तीनों के हमारे पास में कस्टमर का बेस। जो नॉर्मल कस्टमर है वो सोचेगा कि प्रो तो खरीद ले, और जिसको मैक्स खरीदना मुश्किल लग रहा है वो बोलता है कि एटलीस्ट प्रो तो मेरे पास आए। तो जब भी प्राइस को कुछ ऐसे वैल्यू से अटैच कर दिया जाता है कि इससे आपका रुतबा, इससे आपका कॉन्फिडेंस, इससे आपकी प्रेस्टीज, ये जब अटैच हो जाती है तब लोग इंस्पायर होता है अपने आप को किसी प्राइस पॉइंट के लिए फोकस करने के। कोई आदमी बस प्राइस देख के बाय नहीं करता, उस प्राइस की वजह से उसकी वैल्यू में क्या इजाफा हो, है ना। यस। जी मनु जी बोलिए। तब ये डिकॉय इफेक्ट वो भी आएगा क्या, जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वगैरह जो रहते हैं तो साइज ज्यादा रहते हैं फिर साइज छोटा भी कर देते हैं, तो वो भी डिकॉय इफेक्ट कहेंगे क्या उसे? बिल्कुल बिल्कुल सर, डिकॉय इफेक्ट मतलब क्या होता है, तीन प्राइस पॉइंट, ए बी सी। सी सुपर प्रीमियम, ए नॉर्मल, और बी जो है नॉर्मल से ऊपर प्रीमियम। ठीक है। तो आप साइज हम्म। बड़ा कर दो, आप मीडियम कर दो, और एक छोटा कर दो, कम से कम उसका फील तो कोई ले ले। तो यस। आपने एक ही तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करके अपना नुकसान किया, ये डिकॉय इफेक्ट बताता है कि आप ये समझो कि अगर आपने एक सेगमेंट को कैटर करने के लिए बस प्रोडक्ट लॉन्च किया तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। आप ये करो कि उसको नॉर्मल प्रोडक्ट में लॉन्च करो, थोड़ा सा फीचर बढ़ा के प्रो कर दो, और थोड़ा और ज्यादा कर दो जो कि प्रो के भी बाहर रीच में हो जाए, वो सुपर प्रो हो जाए, है ना। तो डिकॉय इफेक्ट जो है आपका मार्केट बेस, कस्टमर बेस बढ़ाने में आपकी मदद करता है अगर आप इसको यूज कर पाओ तो कोई भी आप सेगमेंट अपना शुरू करो, रियल एस्टेट का करो, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट का करो, मेडिसिन का करो, जिम की मेंबरशिप का करो। ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आया आपके पास में, कह रहा है कि सर 2000 रुपये महीना मेरे को बहुत ज्यादा लग रहा है ना। तो आप उसको बोल सकते हो 2000 रुपये महंगा आपको क्यों लग रहा है, ठीक है, आप क्या चाहते हो। मैं ये चाह रहा था सर कि ये 1500 का मुझे महीना मिल जाता। ठीक है। हम्म। तो अब देखो, वो आपके पाले में बॉल डाल चुका है, अब आपको कैसे इसको यूज करना हाँ। है ना। Perfect. I can understand the kind of income you're having. You're finding it difficult to manage 2000 rupees per month. I can do one thing for you, sir. But you have to give me a commitment. If you are really committed to improve your health, I am going to do some alteration in this price scheme. I am going to offer you this product for 6 months at this particular cost that you are mentioning. If you are giving me a commitment that you are going to subscribe this gym membership for 6 months, we are offering this at 1500 rupees per month. ठीक है।
अक्सर क्या होता है कि जो जिम की मेंबरशिप होती है, लोग बहुत उत्साहित होकर ले तो लेते हैं, देखना आप, लेकिन उनके ट्रेनर को कुछ बातें सिखाई जाती हैं। जो मेरे एक फ्रेंड है उसने मुझे अंदर से रिवील किया कि पहले दिन, 2 दिन, 3 दिन आपको बहुत रिलैक्स रखेंगे, चौथे दिन आपकी बॉडी की पीड़ा इतनी बढ़ा देंगे कि आपने जो 6 महीने की मेंबरशिप ली है ना, छठे दिन के बाद आप उसको अवेल करने में अपने आप को नाकाफी समझेंगे। पैसा तो ले लिया आपसे 6 महीने का 1500 के हिसाब से, पहले तो आप जो है 2000 भी नहीं दे रहे थे, 1500 आपको उनसे लेना नहीं था, ठीक है। अब आपने उनसे 9000 रुपया ले लिया। जो सुपर कमिटेड आदमी है, देह के प्रॉब्लम को, देह के दर्द को भूलकर 6 महीने तक कंटिन्यू करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जिम के सर्वेक्षण है कि जिम की मेंबरशिप 1 से 2 महीने लेने के बाद लोग साल साल भर का मेंबरशिप पूरे साल अवेल नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो बीच में 2-4 दिन जिम जाते हैं, ठीक है। तो आपको तो बस ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है तो एस्पिरेशंस जो है लोग का आपको बढ़ा के देना। ऐसा नहीं है कि आप उनको सेवा नहीं देना चाहते, 6 महीने अगर कोई आएगा तो आप मना कर देंगे, लेकिन आप ये जानते हैं कि आपकी जिम की कैपेसिटी लिमिटेड है, जिम का स्पेस लिमिटेड है। अब इसमें वही लोग आने चाहिए जो सुपर कमिटेड है। आप देखिए कि पैसे की वैल्यू उन लोगों के पास में है ही नहीं जो 6 महीने का कमिटमेंट कर ले, लेकिन 6 दिन के बॉडी का पेन नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। उनको लग रहा है ये पेन हमको वापस से नहीं चाहिए, तो वो इस चीज को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे। लेकिन चूंकि आपने ऑलरेडी 6 महीने का मेंबरशिप जो है सस्टेन कर लिया है, तो आपने डिकॉय इफेक्ट को इस्तेमाल कर लिया। अब यस। देखिए एक और बात बता रहा हूं, कोई बहुत मतलब सुपर इंटेलिजेंट बंदा भी पहुंचा वहां, बोला सर 1500 रुपए इज टू कॉस्टली, आई थिंक देर आर सम जिम्स इन द विसिनिटी दे आर ऑफरिंग मच बेटर डील्स, दे आर ऑफरिंग 14,000 an year, 14,000 a year membership sir, and they are offering everything, jacuzzi, steam bath, everything is there in that package. आप कह सकते हो why not sir, let's go for that. If you are showing your commitment for one complete year, we can also tweak that offer for you, and we will also give you a personal trainer, and she will be quite a professional trainer. She will definitely take care of your muscle mass. What you are doing, you are simply tweaking the offer, and you are not just simply trying to cheat that person. You are in fact willing to provide that service, but you have already gauged the person in the picture is not interested in transformation. The customer is just focused on the pricing, that he is going to avail this gym services for the next 1 year. This is a brand name, and if he will be seen over there for 1 year, he will get in many contacts. So gym people, they are very good at noticing this trait in you. वो यस। अपना प्रोडक्ट आपके हिसाब से कस्टमाइज करते हैं। आप देखना, आप जिम जाओगे ना, अगर कोई बंदा जिससे आप कन्विंस नहीं हो पा रहे, उसी समय एक और बंदा या बंदी आपके पास जाएगा जो कि बहुत ही शानदार प्रोफेशनल लगता हुआ रहेगा, उसकी बॉडी में शेप वेप सब रहेगा, एप्स भी दिखेंगे आपके, और वो आपको बोलेगा कि बॉस, इफ यू आर गोइंग टू स्टे हियर फॉर 6 months और 1 year, you will feel tremendous transformation. My colleague who was overweight, he was around 105 kgs, he transformed himself into a 75 kg fit man within a span of 6 months. If you are committing, we will leave no stone unturned to make this a reality for you. ठीक है, तो वो अपने अपने तरीके से हर चीज आपसे कहेंगे। अब आप चूंकि प्राइस पॉइंट पे फोकस कर रहे हो, तो देखो इसका नुकसान भी क्या होता है। अब मैंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए, एक बार मेंबरशिप में भी साल भर की ले चुका था, ठीक है, वो मेरे को 12,000 रुपए की पड़ी थी एनुअल मेंबरशिप, और मैं पहले ये देखना चाह रहा था कि मैं 1 महीने भी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहली बार जो मैंने मेंबरशिप ली, मैं 1-1.5 महीने तो गया, लेकिन जब उन्होंने इंटेंसिटी बढ़ा दी और मेरी रिकवरी का जो पीरियड था वो काफी समय ले रहा था मेरे से, काफी इंटेंस एक्टिविटी वो करा रहे थे, तो फिर मैंने 1-1.5 महीने के बाद जो मोमेंटम बिल्ड किया था उसको वहां छोड़ा, फिर सोचा कि मैं फिर से कर लूं, लेकिन मैं दोबारा पूरे साल भर नहीं गया। इससे मैंने ये सीखा कि मैंने 12,000 रुपए में से 10,000 रुपए वेस्ट किए। अब मैं क्या करूंगा कि अगली बार एक ही महीने का मेंबरशिप लूंगा। तो उन्होंने मेंबरशिप कितनी कर दी मालूम है? 2,400 रुपए महीने, 2,400 रुपए महीने की मेंबरशिप।
बावजूद उसके मैं अपने आप को जानता था कि भैया हो सकता है कि मैं पूरे साल फिर से जिम ना जाऊं, और ये 2400 रुपए अगर जाएंगे तो चले जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट मुझे मालूम तो चल जाएगा कि अभी भी मैं मेंटली रेडी हूं कि नहीं। तो मैंने 2400 वाली मेंबरशिप ली, और फिर से 7-8 दिन जाने के बाद मैं नहीं जा पाया, किसी ना किसी कारण से अपने आप को एक्सक्यूज देता रहा, और फिर मैं नहीं गया। ठीक है। अब अगर मान लीजिए 2400 रुपये महीने की जगह फिर से अगर मैं 15,000 रुपये साल के दे देता, तो मेरा वेस्टेज कितना होता? क्योंकि मेरे अंदर का कमिटमेंट मुझे मालूम चल चुका था कि मैं उतना कमिटेड नहीं रह पाऊंगा इसमें, मेरी प्रायोरिटी वो नहीं थी। तो सिर्फ देखा देखी कि दूसरे भी जा रहे हैं उस जिम में, वो भी आ रही हैं, वो भी आ रहे हैं, ये देख के बस मेंबरशिप ले ली, तो फिर वहां पर बाजी जो है लूज हो जाएगी। लेकिन जिम वाला जो है हमेशा इस तरह से ही आपको इंटाइस करेगा, वो वैल्यू स्टैकिंग ऐसे करेगा कि आपको वो पैसा वर्थ इट लगेगा कि भैया 2400 रुपये महीना, मतलब कि साल के कितने हो गए? 24,000 तो ये हो गए, और फिर 4800 उसमें और जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 28,800। और 28,800 और 12,000 दोनों में बहुत अंतर दिखाई देता है। तो कोई भी यही सोचेगा ना कि 28,800 देके मैं मूर्खता वाला काम थोड़ी करूंगा महीने महीने का। एक ही बार में एक कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूं, 12,000 में जाता हूं। लेकिन 2400 दिया, उसके बाद 90% लोग जो है जिम की मेंबरशिप एक महीने के बाद कंटिन्यू नहीं करते। ड्रेस खरीद लेंगे, जॉगर्स खरीद लेंगे, ट्रैक सूट खरीद लेंगे, जूते खरीद लेंगे, प्रोटीन का मॉल्ट वॉल्ट सब ले लेंगे, पर्सनल ट्रेनर भी ले लेंगे, बावजूद उसके वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो ये जो जिम के जो चेन्स आपके डेवलप होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, वो डिकॉय इफेक्ट को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। एज ए कंज्यूमर, एज ए बायर, हमको भी अवेयर होना चाहिए कि अगर हमारा इंटेंट, हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा डेडिकेशन का लेवल अगर उतना नहीं है, तो हमको इस प्राइस पॉइंट के चोचले में फंसना नहीं चाहिए। हमको अपने आप को इस तरह से बचाना चाहिए। सिर्फ सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात नहीं हो रही। आपके पास में जिस प्रोडक्ट की नेसेसिटी नहीं है, आप उसको जबरदस्ती क्यों साल भर के लिए बाय करना चाहते हैं? इसलिए आप देखना, आजकल है ना, जितनी भी कोचिंग क्लासेस हैं, जितने भी सुपर डुपर कोचेस हैं, उन्होंने उन्होंने अपना जो कोचिंग का मॉडल है ना, सब्सक्रिप्शन बेसिस पे कर दिया। अब आपको एक बार में एक मुश्त में पैसा देने के लिए नहीं कहते हो, वो कहते हैं कि आप जो है हमारे से सब्सक्राइब करो मंथली। और मंथली सब्सक्रिप्शन अगर लेते हो तो थोड़ा कॉस्टली दिखता है, लेकिन अगर एक साथ अगर ईयरली कमिटमेंट कर लिया, तो मंथली आपको, पर मंथ आपको कम दिखाई देता है, और आप उसमें इच्छुक हो जाते हो। आप कोई सा भी आज देख लो, बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म, हर जगह मंथली सब्सक्रिप्शन की तरफ लोग आगे जा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है एक बार क्रेडिट कार्ड अटैच करवा दिया और अमाउंट कम है, तो आदमी ये सोचता नहीं कि अरे 600 ही रुपए कटेंगे ना, कटने दो। ठीक है, 7200 लेना लोगों से मुश्किल हो गया है, तो लोगों ने क्या टेक्निक निकाली कि क्रेडिट कार्ड से लोग आराम से 600 रुपया महीना कटवा सकते हैं। मतलब अननोटिस रह जाता है। कई बार आप देखना, सब्सक्रिप्शन अगर हम्म। आपने कर रखा है ऑनलाइन, तो आपसे अक्सर स्केप हो जाता है कि 600 का ही तो है ये। आपने एक सिविल चेक करने वाला ऐप है, किसको मालूम है उस उकला के बारे में? सिविल का भी एक, हाँ, ईएमआई मॉडल, ये अपना सिविल का भी एक ऐप है, सिविल स्कोर का। ठीक है ना, वो भी 100 रुपये महीने पे आपको मिल जाता है। अब दुनिया में किसी भी इंसान को अगर उसको लोन वोन लेने में इंटरेस्ट है, तो 100 रुपये महीना उसको पीनट्स लगता है। लेकिन ये सोचो, भले ही वो यूज करे ना करे, ये 100 रुपये महीना अगर वो 1 लाख लोगों से अगर लेने लगता है, तो 1 लाख इंटू 100 करो आप। बैठे बैठे उसको बस सर्विस कोई ले चाहे ना ले, लेकिन उसका कमिटमेंट उसने ले लिया, तो उसके पैसे कटते रहेंगे। तो ये जो यूपीआई है, यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से अटैच करना है, ये बायर के लिए कॉन्स्पिरेसी है, ट्रैप है, इसको समझने की जरूरत है यहाँ। उनका तो भला होगा, लेकिन अपना जो है इसका नुकसान हो सकता है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। चलिए, डिकॉय इफेक्ट तो हम लोगों ने इस पे काफी बातचीत कर लिया, और किसी को कुछ बात करनी है तो बताया, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर। ठीक है। चलिए, लिखिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं, उसको लिखेंगे अपन, है ना। हम्म। अब देखिए, मार्केटर, कोई सेलर आपकी किस साइकोलॉजी को यूज करता है और आपको मजबूर करता है बाई करने के लिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और आप भी अगर सेलर हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए, लिखिए,
वी आर ऑब्सेस्ड, वी आर ऑब्सेस्ड विथ कंसिस्टेंसी। हम लोग को कंसिस्टेंसी जो है ना बहुत पसंद है, हम लोग पागल है कंसिस्टेंसी के लिए। देखिए इसको कैसे सेलर जो है इस्तेमाल करता है अपने फायदे में। वी आर ऑब्सेस्ड विथ कंसिस्टेंसी, लिख लिया? फिर लिखिए, वी नीड आवर एक्शंस, वी नीड आवर एक्शंस टू अलाइन विथ आवर वर्ड्स, वी नीड आवर एक्शंस टू अलाइन विथ आवर वर्ड्स। जैसा हम कहते हैं वैसा अगर हम करते नहीं हैं और दुनिया जान जाती है तो हमको ये लगता है कि हमारा रेपुटेशनल लॉस तय है। मतलब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। वी आर ऑब्सेस्ड विथ कंसिस्टेंसी, वी नीड आवर एक्शंस टू अलाइन विथ आवर वर्ड्स, वी नीड आवर एक्शंस टू अलाइन विथ आवर वर्ड्स। अब आगे लिखिएगा, if you want to close a deal, if you want to close a deal, never start with the product, never start with the product, instead 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 start with the principle, instead start with the principle, instead start with the principle, ask them, ask them, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बना लीजिएगा ask them के बाद, ask them, ask them questions like, is the safety of your family, is the safety of your family your top priority, is the safety of your family your top priority। प्राइस के बात करने से पहले आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आप ग्राहक को कहां लेके जाने वाले। अगर आपको ये मालूम नहीं है तो फिर आप सेल्स अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर आपको मालूम है कि ग्राहक को आपको कहां ले जाना है इस जर्नी में, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे जिसका आंसर यस होता है, जिसका आंसर सर यस होता है। जी सर प्लीज, आप इंग्लिश में जितना लिखवाए हैं हम इंग्लिश नहीं जानते हैं, हिंदी में बताइए ना सर। हिंदी में बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। आपको हमने लिखवाया, हम्म। हम लोग कंसिस्टेंसी की आदत को लेकर ऑब्सेस्ड होते हैं। ऑब्सेस्ड का मतलब होता है पागल होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं कि हाँ हम कह दिए ना तो मतलब ये होना चाहिए, ये लोग को दिखना चाहिए कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। ठीक है, वी आर ऑब्सेस्ड विथ कंसिस्टेंसी, वी नीड आवर एक्शंस टू अलाइन विथ आवर वर्ड्स। मतलब हमारा जो वर्ड्स है उसके हिसाब से हमारा एक्शन होना चाहिए। इस चीज की हमको भयंकर लत होती है, इस चीज की हमारी ख्वाहिश होती है कि सामने वाले के नजर में मेरा इंप्रेशन ऐसा ही होना चाहिए कि जो हम कहते हैं वो हम जरूर करते हैं। समझ में आया सर? हम हाँ, जो समझ में आया कहते सर। हैं हम वैसा जरूर करते हैं। जी परमानंद जी, हाँ सर। समझ में आया जो कहे? हाँ सर। अब इस चीज को मार्केटर, सेलर्स बहुत अच्छे ढंग से कैपिटलाइज करते हैं, यूज करते हैं। इसलिए कभी भी अपनी सेल्स की चर्चा प्रोडक्ट से शुरू नहीं होनी चाहिए। आपको सेल्स के टॉक से पहले कुछ प्रायर कमिटमेंट, जैसा आप चाहते हैं वैसा जो है ग्राहक के मुंह से आपको निकलवाना होगा, जिससे कि बाद में वो डिनाई जब करे ना तो उसका माइंड उसको बोले, अरे तुम तो कहे थे कि तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम तो कहे थे कि हमको प्रतिष्ठा से बढ़कर कुछ नहीं है, तुम तो कहे थे कि हम अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो प्रीमियम लेते हैं, हम स्वास्थ्य के साथ अपने परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। उसके माइंड में
पहले से ये एक्सपेक्टेशन सेट होनी चाहिए कि जिससे हम बात कर रहे हैं उसको अगर ये मालूम चल गया कि खाली हम कह रहे हैं, करने में हम इंटरेस्टेड नहीं है, तो मेरा रेपुटेशन वहीं पर लॉस हो जाएगा। ये छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी बात है। सेल्स के दुनिया का कोई भी महारथी इस काम को करने से चूकता नहीं है। कभी भी सेल्स की शुरुआत में फीचर से शुरुआत मत कीजिए। कस्टमर से कमिटमेंट कितना है जानने के लिए आप उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछिए जो आपकी प्रोडक्ट की सेल्स को अवश्य संभावी बना सकता है। तो आपको उससे ऐसे कमिटमेंट जो उसको समझ में भी ना आए, और समझ में आए भी तब भी उसको बुरा ना लगे, लेकिन आपको कुछ ऐसे कमिटमेंट जो है पता होने चाहिए। कोई व्यक्ति अगर कह देता है कि उसके परिवार का, उसके परिवार की सुरक्षा उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको यहां पे ये इंडिकेशन लग जाना चाहिए कि आपके लिए वो बायर है ही नहीं जिसको आप अपना टाइम देने वाले हैं। आपको प्रोस्पेक्टिंग के बाद भी 10 लोगों से अगर बात करनी है तो 10 लोगों में से 7 को छांटना है और 3 को जो है सीरियस समझना है। तो अगर आपको अपने टाइम की कदर करनी है तो आपको उसके बाद भी डैम श्योर होना पड़ेगा कि जिसको आप टाइम दे रहे हैं, जिसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जिसको आप प्राइस रिवील करने जा रहे हैं, क्या वो डिजर्व भी करता है कि नहीं करता है। तो आपको उससे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने होंगे जो उसको लगे कि अगर उसने उसके अगेंस्ट में कुछ आपको लास्ट में एक्शन लिया तो फिर उसके कथनी और करनी में अंतर दिखाई देगा। इसलिए मैंने आपको क्या लिखा था कि वी आर ऑब्सेस्ड विथ कंसिस्टेंसी, वी नीड आवर एक्शंस टू अलाइन विथ आवर वर्ड्स। हम जैसा कह रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में हमारा एक्शन अगर नहीं हो रहा है तो हमको खुद यह बुरा लगेगा। ये मार्केटर जानता है, इसलिए वो जज करना चाहता है कि इस व्यक्ति में थोड़ा सा भी दम है कि नहीं। और दम वाला व्यक्ति, दुनिया में कोई भी इंसान है, उसको आत्मसम्मान बहुत पसंद होता है। अमित जी भी अभी एक दिन चर्चा किए थे कि जैसे ही कोई ग्राहक कहता है कि मैं अपनी मैडम से पूछ के बताता हूं, तो अमित जी क्या करते हैं? अमित जी कहते हैं, हाँ सर, बहुत जरूरी है ये चीज, पूछना ही चाहिए सर, इतना इंपॉर्टेंट मैटर है, और आप नहीं पूछेंगे तो गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ दो चीज होता है। अब वो बता रहे हैं कि हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपनी मैडम से पूछिए, और दूसरी बात उसको इनडायरेक्टली ये भी बता रहे हैं, मतलब हम समझ रहे हैं सर आप डिसीजन मेकर नहीं हैं, आपकी क्षमता में नहीं आता है। तब उसको लगता है अरे बेटा ऐसा इंप्रेशन जा रहा है, ना ना ठीक है, फिर वो जो है रेजिस्टेंस को त्याग करके आगे बढ़ता है। तमीज जी का ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है, ठीक। और ये जो है काम करता है। तो हर वो चीज जो ग्राहक के मन के साथ खेलने में सक्षम है, आपको इसका स्टडी करना ही चाहिए। आपका इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन ग्राहक फ्लाइट और फाइट मोड में हमेशा रहता है कि इसको तो हमको बेचने नहीं देना है, लेकिन साथ साथ उसके मन में यह होता है कि अगर हमको अच्छा लगता है, हमारे पर्सनालिटी को सूट करता है और हमारे आत्मसम्मान पे चोट आती है, तो कॉल मेरा होना चाहिए। अगर आप इस चीज को इग्नाइट करने में सक्षम हैं तो यकीन मानिए आपका सेल्स का चांसेस बढ़ जाएगा, कम नहीं होने वाला है। लेकिन इसको बहुत सटल तरीके से करना है, और ऐसे करना है कि सामने वाले को लगे चॉइस तो मेरा ही है, ये जो डिसीजन है मेरे ही हित वाला होने वाला, और इसका निर्णय हम खुद कर रहे हैं, हमको कोई बेच नहीं रहा है। आपको कुछ भी फोर्सफुली नहीं सेल करना है, सामने वाले को यह एहसास दिलाना है कॉल आपका है, जरूरत आपकी है, समझ आपकी है, और प्रोडक्ट बिल्कुल फिट ही तो है, हाँ कहिए और आगे बढ़िए। आपको बस उसको हल्के से असिस्ट करना है। और आत्मसम्मान को कितना चोट पहुंचाना नहीं पहुंचाना है, ये एक बहुत ही सटल आर्ट। अगर आपने किसी को बेइज्जत कर दिया तब भी वो आपसे नहीं लेगा, लेकिन आपने उसको एहसास कराया कि हमको तो समझ में आ जाएगा कि डिसीजन मेकर आप नहीं है, तब भी उसको लगेगा कि ये भी मेरे लिए गड़बड़ वाला, तब वो एक्शन ले सकता है ना। तो आप देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपने ये क्वेश्चन पूछा, मैं एक एग्जांपल देना, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन फैमिली की प्राथमिकता हर सीरियस बायर को, कोई ऐसा ग्राहक नहीं होगा जिसको ये पसंद नहीं। अभी हम लोगों ने स्विमिंग पूल वाला भी डिस्कशन देखा था, राठौर साहब का और मनोज जी का।
राठौर साहब ने बहुत फीचर बता दिए, सब कुछ बता दिया, पूरा मैथ समझा दिया। लेकिन साहू जी के सामने जब यह प्रश्न आया, क्या आपके बच्चे का हाथ का कलर काला हो जाएगा तो आपको चलेगा? क्या मैडम के स्पा किए हुए बाल पूल में उतरने के बाद अगर खराब हो जाएंगे तो आपको चलेगा? तो इनका आंसर था नहीं, ये नहीं चलेगा। इसलिए मेरे को चीप नहीं, राइट सोल्यूशन चाहिए। तो आपको कस्टमर को सही डायरेक्शन में बहुत हौले हौले धीरे धीरे एक एडवाइजर के रूप में आगे बढ़ने में मदद करनी है। फोर्सफुली कुछ भी अगर आप डालने की कोशिश करेंगे उसके मुंह में, वो आपको ना ही बोले। तो यस कहलवाने के बहुत सारे टेक्निक होते हैं, और वर्ल्ड के जितने भी बड़े सेल्स वाले लोग होते हैं वो लगातार ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि आप 7 बार तक यस बोलें, 7 बार तक। और आप सोचिए, जब यस वाले मोड में आप सामने वाले को ले जाते हैं तो कितनी संभावनाएं रहेंगी कि अब वो ना बोलेगा। आपने उन संभावनाओं को कम कर दिया, बहुत मिनिमम कर दिया। और सच में अगर आप जेन्युइन बायर है और आपने उसको ये बता दिया कि ये प्रोडक्ट इज राइट फिट फॉर यू इन ईच एंड एवरी वे, अब उसके मन में शंका संदेह नहीं रहेगा और वो कमिटमेंट करने की कंडीशन में आ जाएगा। और फिर आपको उस समय को यूज करना है डील को क्लोज करने के लिए और आगे रेफरल्स लेने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन शेयर करूँ क्या, वो थोड़ा सा बोलिए बोलिए सर। ऐड। जैसे एक चीज मैं ये कहना चाह मतलब बताना चाह रहा हूँ ना, कि जैसे कि मतलब कोई भी जो काम है ना, अगर आप देखेंगे तो सेग्रीगेट करेंगे तो दो ही मोड में पूरा वर्ल्ड चीज ड्रिवेन हो रहा है। एक तो पर्सनल और दूसरा है कमर्शियल, ठीक है ना। तो पर्सनल जो रहता है वो बेसिकली क्या है, वो फीलिंग्स और फैमिली, ये दो सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है, ठीक है ना। चाहे पर्सनल आप कुछ भी उठा के ले लीजिए, चाहे डॉक्टर से कंसल्टेशन हो, मेडिसिन हो, घर का कोई ग्रोसरी हो, कोई ज्वेलरी हो, वाइफ के लिए कॉस्मेटिक, एवरीथिंग, कार हो, है ना। तो ये फीलिंग्स एंड फैमिली, ये दो टॉप प्रायोरिटीज होते हैं जहां कस्टमर्स जो है डिसीजन लेने के लिए जो है ना एकदम एग्री कर जाता है, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है, कमर्शियल। कमर्शियल में जो है ना उसमें दो चीज बहुत मैटर करता है, दो पॉइंट होता है क्रैक करने का। पहला होता है नीड, ठीक है ना। दूसरा होता है कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, डिसीजन में हेल्प करता है। एक, मेरा बाइंग कॉस्ट क्या पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा, मेरा अर्निंग कॉस्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो मतलब दो कैटेगरी के चार ये जो पिलर है, इसका बहुत ब्रॉड ही है, बट हम इसको समराइज करके ये चार चार पांच पॉइंट में ही मैं आपको बता रहा है। अगर आपको अगर ये हैबिट है कि क्वेश्चन करने का, ठीक है ना, ऑलवेज ओपन क्वेश्चन करिए। जिस सेगमेंट के कस्टमर को डील कर रहे हैं, प्रोडक्ट लाइन आपका जो भी है, तो उसमें क्या है ना, क्योंकि देखिए हर एक आदमी को आप जान रहे होंगे ऐसा होता नहीं है। इसमें मेरे को सबसे अच्छा मेथड क्या लगता है, जो डॉक्टर प्रोफेशन है ना, वो मेरे को बड़ा इंप्रेसिव मेथड लगता है उनका। मैंने काफी लर्न किया उस मेथड से। वो तो उनके पास जब पेशेंट आता है तो उनको तो पता नहीं होता है कौन है, क्या है, नहीं है, कुछ भी नहीं पता होता है, ठीक है ना। बट वो क्या करते हैं, सिर्फ एक ही काम करते हैं, वो सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, ऐसे दर्द हो रहा है, सुबह हो रहा है, शाम में हो रहा है, दोपहर में हो रहा है, क्या खाए थे, नहीं खाए थे। मतलब वो ओपन क्वेश्चन के माध्यम से इतना वो फैमिलियर उसको फील कराता है, ठीक है, इतना कंफर्ट जोन देता है कि वो डायग्नोसिस मेथड उसी में ढूंढ लेता है कि मेरे को इसको दवा क्या लिखना है, ये इसको क्या कौन सा चेक कराना है, ब्लड चेक कराना है ना, एक्सरे कराना है ना, क्या कराना है। वो फर्स्ट लेवल जो प्राइम फेशियल जो डायग्नोसिस का जो मेथड रहता है वो हो जाता है। तो सेम चीज जो है ना वो अपना सेल्स में भी लागू होता है। जितना ज्यादा हमको ओपन क्वेश्चन से पूछने का अवसर मिलेगा तो हम उतना ज्यादा कस्टमर को जान पाएंगे। और कस्टमर को जानते समय क्वेश्चन का तरीका भी ऐसा होता है ना कि हम जिस काम के लिए उसके पास गए हैं वो आसपास वो घूम रहा होता है, वो काम क्वेश्चन भी जो है, और आपको आपका आंसर मिलता रहता है, और आप उसमें नेक्स्ट लेवल का इमीडिएट डिसीजन ले पाते हैं। ये कोई स्क्रिप्टेड मेथड नहीं है, ये आपको जब आप 360 डिग्री पे काम करेंगे ना, अपने आप को जब उसमें झोंकेंगे, एक दिन में भी नहीं आता है। जब आप बहुमुखी प्रतिभा के जब आयामी बनेंगे, तब आपको वो ओपन क्वेश्चन का ट्रिक समझ में आएगा। जब आप ग्राउंड लेवल से बढ़ते हैं, बहुत मल्टीपल कस्टमर्स के साथ डील करते हैं, तब जाके ये स्किल डेवलप होता है कि हमको अगले से क्या क्वेश्चन पूछना है। दूसरा नंबर चीज
कि कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते समय ना आपका मूड का जो है एकदम पूरा एकदम, मतलब समझिए कि वो लव स्टोरी टाइप वाला रोमांटिक टाइप मेथड में रहना चाहिए। मतलब मूड एकदम पूरा फेयर रहना चाहिए, उसमें कोई लगेज नहीं रहना चाहिए। अगर लगेज के साथ आप कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं तो ना ही आप ओपन क्वेश्चन कर पाएंगे और ना ही आप आगे प्रोसेस में बढ़ पाएंगे। बस ये छोटा सा मुझे लगा गौरव सर के मतलब ये में, और ये थोड़ा सा काम का चीज हो सकता था इसलिए मैंने ऐड कर दिया, जो मुझे थोड़ा सा ठीक लगा। अभी 1 to 1 अपन कॉन्वर्सेशन की बात कर रहे हैं, B2B वाली बात अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी B2B अपन जब जाएंगे उसके बारे में, उसमें अपन डिटेल में घुसेंगे, है ना। अभी देखिए, कस्टमर को आपको जब तक उसके बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो जाएगी, जब तक उसकी रिक्वायरमेंट उसको क्या एग्जैक्टली है आपको नहीं मालूम चल जाएगी, तब तक आप उसको केटर करने की कितनी भी कोशिश कर ले, आपका इंटेंशन कितना भी अच्छा हो, आप डील को क्लोज नहीं कर पाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कस्टमर को साइकोलॉजिकली कैसे आप इंस्टिगेट करें, जिससे कि उसको लगे कि वो जो डिसीजन की जर्नी पे आगे बढ़ा है, वो डिसीजन उसके लिए कैसे सही हो सकता है आपके प्रोडक्ट के माध्यम से। आपको बार बार जो है उसको ये बात एहसास करानी पड़ेगी। सिर्फ आपके प्रोडक्ट की अच्छी बातें आप उसको बताते रहेंगे तो जरूरी नहीं है कि उसकी जरूरत वहां पे केटर होती है। तो अगर उसकी जरूरत आप समझ पाते हैं अच्छे से, और उसके बाद आपकी डिलीवरी आती है, तो फिर ये सब कुछ अलाइनमेंट में हो जाता है। और हम ग्राहक, प्रोडक्ट, सब एक अलाइनमेंट में अगर हो जाते हैं, तो फिर इस पूरे प्रोसेस का कल्मिनेशन अच्छे ढंग से हो सकता है, जो सबके लिए प्रॉफिटेबल, विन विन सिचुएशन हो सके। जाहिर सी बात है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कस्टमर के नीड्स को कैटर नहीं कर पा रहा है, कस्टमर्स के एस्पिरेशन को नहीं कैटर कर पा रहा है, तो आप उसको कितना भी एक्सप्लेन करेंगे वो नहीं समझेगा, या फिर उसके काम का ही नहीं हुआ तो क्यों आपके साथ वो डील करेगा। तो आपको प्रोस्पेक्टिंग के माध्यम से उसके बारे में कुछ पूर्व में जानकारी जो आपको है निकालनी पड़ेगी, उसका बैकग्राउंड क्या है, अभी उसके कंपनी में या फिर उसके पर्सनल लाइफ में लैग्स क्या क्या हैं, है ना। और ऐसा क्या सोल्यूशन है जो उसके परफॉर्मेंस को, उसके पीस को, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकता है। अगर आपको लगता है कि प्रोस्पेक्टिंग हो गई और मेरा प्रोडक्ट इसकी समस्याओं को, इसकी जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम है, तो आप इस जर्नी को अपने उस कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइज बिल्कुल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, एक स्क्रिप्ट सारे कस्टमर के लिए अप्लाई नहीं की जा सकती है। स्क्रिप्ट के कुछ ऐसे अंश हैं जिसको आप ध्यान में रखकर कस्टमाइजेशन अगर करते हैं तो आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। कुछ ऐसे एडीएम्स, कुछ ऐसे फ्रेजेस जो आप अगर समय पे इस्तेमाल करते हैं तो सही नॉकिंग हो जाती है। अगर चौका लगाना है और स्ट्रेट बैट से आप स्ट्रोक लगाते हैं, तो स्ट्रेट बैट से स्ट्रोक लगाने के समय में आपके आउट होने की संभावनाएं कम हो जाती है। ये यूनिवर्सल फैक्ट। जितना स्ट्रेट बैट से आप खेलेंगे उतना ज्यादा चांसेस ये रहेंगे कि इनसाइड एज ये सब जो है आपके कम लगे। तो सेल्स में कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिसमें आपको कुछ ट्विक्स जरूरत पड़ने पर, आप अगर ट्विक कर पाते हैं तो फिर आपको काफी मदद मिलने वाली कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स होते हैं जिसपे आपको मेहनत करके रोज उसको इतना ज्यादा आत्मसात कर लेना है कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम पिचिंग करें उस समय आपका जो है इफेक्टिवनेस कम नहीं होना चाहिए, इफेक्टिवनेस बढ़ जाना चाहिए। हर कस्टमर अलग होता है, हर कस्टमर की बाई करने की स्टाइल अलग होती है। तो आपको उसको पहले समझते हुए अपने ढंग से चीजों को कब कहाँ इस्तेमाल करना है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चनिंग का जो तरीका है, आप ये मान के चलिए कि जितना अच्छे से आप क्वेश्चन कर पाएंगे उतना ज्यादा आपकी इफेक्टिवनेस सेल्स की इस जर्नी में बनी रहेगी। तो कभी भी क्वेश्चन करने से बाज मत आइए। जी मनोज जी। सर, अनिल, अभी सर जो कह रहे थे ना, तो मैं जैसे समझा वो ये है क्या कि कस्टमर कि हम ये चाह रहे हैं कि कस्टमर हमारी रगों को समझे। वो तो प्रोडक्ट की जरूरत है, उसको समझना चाहिए रहेगा ना। मतलब हम बहुत अच्छे हैं, ऐसे बता रहे हैं कि ठीक है हम तेरे साथ से, जबकि उसको तो जरूरत प्रोडक्ट से है ना, प्रोडक्ट से कनेक्ट होगा वो। हमारी अच्छाई हम ऐसे बताएंगे तो नहीं आएगा ना। नहीं बस नहीं, सर अपनी ऐसा कर। अच्छाइयां उसको बतानी नहीं। आपको तो हाँ। ये देखना है कि आप कस्टमर को जरूरत को कैसे समझ पा रहे हैं, कितने अच्छे से समझ पा रहे यस। हैं।
बिल्कुल कस्टमर की बिल्कुल। जरूरत एक्स है और आप वाई जो है जरूरत बता रहे हो उसको, वाई कितनी भी हाँ अच्छी चीज हो उसके काम की नहीं, तो फिर वो आपके साथ अलाइंड कैसे हो, है ना। हाँ। तो आपको कस्टमर को इंटरोगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्टिंग के दरमियान आपको मालूम चल गया कि उसका बेस क्या है। अब जो चीजें हम्म। बच गई हैं, और या फिर आप जानते भी हैं, क्वेश्चनिंग के माध्यम से आप रिकन्फर्म कर लेते हो, तो आपके माइंड बिल्कुल में एक बिल्कुल। क्लैरिटी आ जाती है कि भैया वैसा ही व्यक्ति है जिसकी हाँ जरूरत को मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस कैटर कर सकती है। अब आप अपने हाँ टॉक को किस तरह से आगे बढ़ाओगे कि सामने वाले को लगेगा कि हाँ मेरे लिए तो ये बिल्कुल फिट है, राइट फिट फॉर मी। हाँ। बस ये सब है। अब आगे देखते हैं। उसके बाद जब ये हो जाता है, लिसनिंग वाले फॉर्मूले हम कर लेते हैं, उसके बाद में हम वो स्टेप लाएं कि ठीक है, फिर जो आदान प्रदान हो रहा है कि हाँ ठीक है भैया, हम तुम्हारी रगों को समझ रहे हैं, तुम हमारी रगों को देखिए, समझ तो मैंने जा रहे आपको हैं तो। 7 स्टेप बताया था ना फॉर्मूला इसका। हाँ पहला स्टेप था प्रोस्पेक्टिंग, दूसरा था रेपो बिल्डिंग, रेपो रेपो के में। बाद में था क्वेश्चनिंग, चौथे में था प्रेजेंटेशन, पांचवें में था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, छठे में था सेल्स, और सातवें में था रेफरेंस। रीसेल और रेफरल्स। रेफरेंस। ठीक है। तो जब आपके माइंड में ये क्लैरिटी होती है कि हमको रश नहीं करना है, सीधे प्रेजेंटेशन नहीं देना है, या सीधे क्लोजिंग नहीं करनी, यस। है ना, क्योंकि आपके कस्टमर के मस्तिष्क में क्लैरिटी पूरी तरह जब तक स्टैब्लिश ना हो जाए तब तक क्लोजिंग पे हमको पहुंचना नहीं है। और एक बार क्लैरिटी जब आपने स्टैब्लिश कर ली, ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर लिया, तब फिर नेचुरल उसका आउटकम है कि आगे बढ़ा जाए। तो आप क्वेश्चन उससे फिर पूछते हैं, शैल वी मूव अहेड सर, डू आई हैव द परमिशन टू मूव अहेड विथ यू। वो बोलेगा यस, मेरे काम का है। अब अगर फिर से प्राइस पे वो आता है, यस आई लाइक द प्रोडक्ट but price is the only concern, some other people are offering it at a cheaper price, this is my only concern। तो फिर से आपको ऑब्जेक्शन को हैंडल करना। आप जब ऑब्जेक्शन हैंडल कर लें तो ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद भी आप उससे ये पूछिए कि सर इफ आई अंडरस्टैंड, अगर मैं समझ पा रहा हूं तो आपकी जो जो समस्याएं थी उसको मैंने अभी तक सॉल्व कर दिया है। अगर कुछ ऐसी बात और है जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है तो काइंडली मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं। अगर वो कहता है कि नहीं नहीं अब सब कुछ समझ में आ गया है, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। उसके पहले अगर आप बढ़ेंगे आगे, सोचेंगे आप क्लोजर कर दूं, तो भी अभी आपको फिर से कुछ ना कुछ बोलेगा। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया, प्राइस भी समझ में आ गया, लेकिन अभी मेरे फादर जो है ना, उनके एक मित्र हैं, वो अभी देख रहे हैं ये चीज कि मेरे लिए और क्या बेटर हो सकता है, तो मैं एक बार उनसे कंसल्ट करना चाहता हूँ। इसका मतलब अभी भी कुछ ऐसा है जो क्लैरिफाई नहीं कर पाए हैं। इसी वजह से अभी भी वो आपको डायरेक्ट नो नहीं कह पा रहा, उसके अंदर इतनी शर्म है कि इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया बंदा, इसको कैसे मैं डायरेक्ट नो कह दूं। तो वो आपसे अभी भी कुछ और समय मांग रहा है कि भैया मुझे क्लैरिटी जब तक डॉन अपॉन नहीं होगी तब तक मैं आपको क्लोजर की अनुमति नहीं दूंगा। तो आपको उस समय में पेशेंस नहीं छोड़ना है। अगर आप जबरदस्ती उसके साथ करने लगेंगे तो फिर से उस फ्लाइट और फाइट मोड में चला जाएगा, और फिर कुछ ना कुछ बहाने बना के, सब कुछ पसंद आ गया सर, और वाइफ को भी समझ में आ गया, पापा को भी समझ में आ गया, लेकिन अभी एक ऐसा है ना कि आप तो मेरे साथ डील कर लीजिए, पैसा अभी नहीं दे पाऊंगा, 1 महीने के बाद आपको दूंगा, लेकिन मेरे नाम से इस चीज को रोक के रख लीजिए। तो भैया पैसा कुछ दिया नहीं, चेक आपको देने को इच्छुक नहीं हो रहा है, और आप डन मान के चल रहे हैं, तो आप इसके लिए सब थोड़ी कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो आपसे कमिटमेंट के रूप में उससे लेना पड़ेगा आपको। या तो पोस्ट डेटेड चेक लीजिए, या 11,000 रुपए लीजिए, तभी तो आपको मालूम चलेगा कि जो भी वो कह रहा है वो सही है, उसका इंटेंशन तो आपको मालूम चलेगा। समझ पा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब लिखिए, डोंट सेल एनी आइटम और सर्विस टू योर कस्टमर। अपने ग्राहक को कोई सा भी आइटम या सर्विस मत सेल करो। अपने ग्राहक को कोई सा भी आइटम या सर्विस सेल मत करो जब तक वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं, किस प्रकार के ग्राहक हैं, किस प्रकार के इंसान हैं, वो खुद से आपको
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंफर्म नहीं कर देते। कोई सा भी आइटम या सर्विस किसी को तब तक मत बेचो जब तक सामने वाला अपनी पर्सनालिटी के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको नहीं कंफर्म कर देता है। जब वो व्यक्ति ये कंफर्म कर देता है कि वो किस तरह का व्यक्ति है, जब वो व्यक्ति ये कंफर्म कर देता है कि वो किस तरह का व्यक्ति है, तब वो हर चीज खरीदेगा इस बात को साबित करने के लिए कि वो इसी तरह का व्यक्ति है। कोई भी आइटम या सर्विस तब तक किसी को मत बेचो जब तक सामने वाला अपनी पर्सनालिटी के बारे में आपको कंफर्मेशन नहीं दे देता है। और एक बार जब उसने कंफर्मेशन दे दी कि वो किस तरह का व्यक्ति है, तो इस बात को साबित करने में कि वो इस तरह का व्यक्ति है, वो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बाय करने से अपने आप को रोकेगा नहीं। इसका मतलब हमको व्यक्ति की आइडेंटिटी कंफर्म करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। सेल्स की यात्रा में उसको आगे ले जाने से पहले वो व्यक्ति किस प्रकार का है, उसके कमिटमेंट का स्तर किस तरह का है, ये हमको कंफर्म करना बहुत जरूरी है। सर, आपके बच्चे के लिए सस्ता स्कूल उपयुक्त है या एक ऐसा स्कूल उपयुक्त है जो उसके गुणों को उसको निखार कर सामने ला सके और दुनिया को फेस करने में उसको सक्षम बना सके? अगर वो आपसे ये कहता है कि सर ऐसा कुछ नहीं है, इसको तो शादी वादी करानी है कुछ दिनों के बाद में, तो कैसा भी स्कूल चलेगा, तो आपको उस समय ही क्लियर हो जाएगा कि अगर आपके पास में कुछ प्रीमियम चीज है तो उस प्रीमियम चीज के लिए यह व्यक्ति उपयुक्त है कि नहीं। और अगर आपने इसको बिना कंफर्म किए हुए उसको सारे फीचर्स सब बताने चालू कर दिए और उसके बाद में वो बोल रहा नहीं नहीं भैया हमको वैसा कुछ नहीं चाहिए, उसका विकास हो या ना हो, उसको कराटे सिखाया जाए कि ना सिखाया जाए, स्कूल में स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो या ना हो, हम तो ये चाहते हैं कि इसको बस स्कूल का सर्टिफिकेट मिल जाए, पास होने का सर्टिफिकेट मिल जाए, इतना हमारे लिए पर्याप्त है, तो आपकी जो वो पिच है वो बेकार जाने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो आप कभी भी ग्राहक के पर्सनालिटी को जब तक कंफर्म नहीं कर लेते हो, और कंफर्म कैसे होगा? क्वेश्चन से, तब तक आपकी ये पिचिंग जो है इसकी इफेक्टिवनेस कम से कम होगी, इस बात की गारंटी समझ लीजिए। जितना ज्यादा अच्छे तरीके से ग्राहक को हम समझेंगे और उसके बाद उसी प्रोपोर्शन में हम आगे बढ़ेंगे, हमारे सेल्स की क्लोजिंग की चांसेस उतनी बढ़ जाएगी। नेवर टेक एनी पर्सन फॉर ग्रांटेड, बट बिफोर गोइंग अहेड ascertain that what kind of personality he or she is. Unless until you do it, you will always be in illusion that I am just giving every information to him. But if you are not ascertaining कि which type of personality is he, आप अपने एफर्ट्स को वेस्ट कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमेशा सुनिश्चित करें कि पर्सनालिटी आपको ग्राहक की समझ में आ गई है, उसके कमिटमेंट्स का स्तर समझ में आ गया है ना, उसके लिए ये प्रोडक्ट उसकी पॉकेट साइज फिट है या नहीं ये समझ में आ गई है। उसके हिसाब से ही आप अपने प्रेजेंटेशन को कस्टमाइज कीजिए। उसके पहले से ही कस्टमाइजेशन या फिर कोई स्क्रिप्ट को पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। एम आई मेकिंग सेंस? समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दुनिया के टॉप क्लोजर्स होते हैं वो कभी भी फीचर्स के क्वालिटी के बारे में, प्रोडक्ट के फीचर्स की क्वालिटी के बारे में पिच करने पे ज्यादा फोर्स नहीं करते, ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाते। वो हमेशा पहले ग्राहक की आइडेंटिटी को अपने दिमाग में कंफर्म कर लेते हैं। दुनिया के जितने भी टॉप क्लोजर्स होते हैं, बिना ग्राहक की आइडेंटिटी कंफर्म किए हुए आगे बढ़ना कोई सेंस वाली बात नहीं है सेल्स के अंदर, है ना।
अब जैसे देखिए, एक बहुत सुंदर पंक्ति है, जब भी आप कुछ प्रीमियम सेल कर रहे होते हैं तो लोग कैसे आपको साइकोलॉजिकली इसके लिए तैयार करते हैं, ये सुनिएगा। इसको हिंदी में भी बताऊंगा, अंग्रेजी में सुन लीजिए पहले। मान लीजिए सामने वाला कह रहा है कि मुझे तो यही वाला प्रोडक्ट चाहिए सर, ये वाला महंगा पड़ रहा है, ये वाला मुझे ठीक लग रहा है, और आपको उस सेगमेंट में उसको लेके जाना है जो थोड़ा प्रीमियम है। तो आप उसको क्या कहते हो? आप कहते हो, पीपल एट योर लेवल डोंट सेटल फॉर एवरेज। पीपल एट योर लेवल डोंट सेटल फॉर एवरेज। दिस वॉज बिल्ट फॉर समवन सीरियस अबाउट ग्रोथ, सीरियस अबाउट रेपुटेशन। हिंदी में बात करें तो, सर आपके लेवल के जो लोग होते हैं ना, कभी एवरेज प्रोडक्ट या सर्विस पे सेटल नहीं होते हैं। आपने उसको एक देखिए इमेज दे दी माइंड में कि आपके लेवल के जो लोग होते हैं वो एवरेज पे सेटल नहीं होते हैं। मतलब मैं आपको ऑलरेडी ये प्रिज्यूम कर रहा हूं कि आप एवरेज ग्राहक नहीं हैं, एवरेज से बढ़कर हैं। इसलिए मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूं कि मुझे लगता है कि आप एक ऐसे ग्राहक हैं जिसको एवरेज से ऊपर कुछ चाहिए। बहुत ज्यादा प्रीमियम ना चले, ठीक है, लेकिन एवरेज से ऊपर आपको चाहिए, ये मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो विला है, ये उनके लिए बनाया गया है जिनके लिए रेपुटेशन मायने रखती है। ये वो प्रॉपर्टी नहीं है कि जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बगल में टॉम डिक या हैरी रह रहा है। ये प्रोडक्ट, ये विला उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिनको अपने पड़ोसी भी क्रीम चाहिए, प्रीमियम चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, जिसमें जेंट्री में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पर्स में पैसा है, जिसके पास में बैंकिंग फैसिलिटी अवेल करने का पैसा है और सोर्स है, वो अपनी आइडेंटिटी इस तरह से बनाए कि भैया वो तो किसी के साथ भी रह लेगा। हर कोई ये चाहता है कि वो जहां पर भी रहे उसके इर्द गिर्द में ऐसे लोग हों जिससे कि उसके बारे में अगर वो चर्चा भी करे कि मेरे बगल में ये रहते हैं, वो रहते हैं, तो सामने वाले को इजीली समझ में आ जाए कि ये व्यक्ति किस क्लास का है। तो कोई भी व्यक्ति आपके प्रोडक्ट या फीचर को नहीं खरीदता है, वो ये देखता है कि उसको खरीदने से उसके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, उसके लाइफ का स्टैंडर्ड क्या हो रहा है, उसकी लाइफ की क्वालिटी में क्या इंप्रूवमेंट हो रही है, उसकी पर्सनालिटी कैसे इजाफा महसूस हो रही है। तो हमेशा इस तरह की बात को ग्राहक के माइंड में आपको रखना है अगर आपको प्रीमियम सेगमेंट में काम करना है। ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, सुंदर। अगर ये गौरव सर, जी अगर हमको सरल भाषा में दो शब्द कहूं तो इसको मैं अच्छे तरीके से थोड़ा सा सजा जी देता जी हूं, जी जी। अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं नहीं, बिल्कुल बोले सर। तो हमारे मित्रों, इस पृथ्वी पर गौरव भाई के अनुसार जितना मैंने सुना, इस पृथ्वी पर मात्र दो ही तरह के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं इमोशनल और दूसरा होते हैं लॉजिकल। तो कैसे पहचानेंगे कि यह लॉजिकल है और यह इमोशनल है? तो अगर भावुक से बात करता है तो इमोशनल है, अगर वो तर्क देता है तो लॉजिकल है। तो इमोशनल वाले को कभी भी स्त्रीलिंग से बेचते हैं। स्त्रीलिंग समझते हैं? सी सी एस डबल ई, उसमें वो मेथड लागू होता है। और लॉजिकल वाले को हमेशा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर काम करता है। जैसा आपने अभी बताया, आपने बहुत अच्छा बताया। तो इमोशनल जहां आया उसमें सी मेथड है कि हम तो जान रहे हैं ये व्यक्ति स्ट्रेंजर है कि हमारा मित्र है। हमारा मनोज साहू है कि केतन साहू है कि गौरव जी हैं, ये तो पहले पता करना पड़ेगा कि मेरे मित्र हैं या इमोशनल व्यक्ति कोई स्ट्रेंजर है। तो अगर व्यक्ति स्ट्रेंजर है तो उसका सी में है
कि स्लो डाउन बात करेंगे, 20% स्लो करेंगे। ऐसा नहीं कि सारी बात हम अपना कहेंगे, नथिंग। वो जो व्यक्ति कहेंगे उसकी सारी बातों को हम सुनेंगे ध्यान पूर्वक, उसको कहते हैं स्लो डाउन प्रोसेस। और दूसरा है ई का मतलब है एनापैथी। उसके साथ हम ऐसा बात करेंगे लगता है कि वो मेरा परिवार है। जैसे मनोज साहू हमसे बेचेंगे, हर्षो जी आप कैसे हैं, तो मैं क्या कहूंगा, वाह भाई बहुत जबरदस्त जबरदस्त, अच्छा शानदार, अच्छा व्यक्तित्व का आदमी है। लेकिन आजकल सब लोग जान गया है कि आप लगता है इतना तेज बोल रहे हैं, लगता है कुछ बेचने वाले हैं। आजकल सब लोग जानता है कि जहां बात कहेंगे बहुत बहुत शानदार, अच्छा ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा मनोज साहू जी, अरे आइए गले मिलिए गले मिलिए, तो समझ जाएगा कि गले नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ हमको थोपेगा, कुछ ना कुछ डालेगा। तो उसको क्या कहेंगे, स्लो डाउन प्रोसेस, 20% स्लो डाउन, मोर नहीं। इसके बाद जो है एनापैथी। एनापैथी में हम बात करते हैं कि उसको सहानुभूति से बात करेंगे, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, कि हाँ भाई अरे आने में तो कोई तकलीफ तो नहीं हुई मनोज भाई, आपने आ गया ना मेरे दरवाजे पर, मेरे ऑफिस में आने में कठिनाई तो नहीं हुई, अरे मुझे कहता मैं गाड़ी से आ जाता, मुझे कहता ये, मैंने उससे कोरिलेट करना। और तीसरा ई है एनेबल, उसके योग्य। आजकल हर लोग अपने एनर्जी के बराबर काम करते हैं, एनर्जी लेवल। जैसे हम कहते हैं मनोज साहब मेरे एनर्जी के हैं, तो मैं इनके साथ हाथ मिलाऊंगा। जब हाथ मिलाऊंगा, अगर व्यक्ति हाथ मिला लेता है तो समझिए कि हम मेरे लेवल का है, यहाँ पर क्लोजिंग हमारी अच्छी होगी। तब हम देखेंगे कि यह व्यक्ति लॉजिकल है कि नहीं। जैसा कि हमारे गौरव आनंद जी ने भी बात किया कि कुछ पूछिए, कुछ समझिए, कुछ जानिए। तो कैसा बात पूछेंगे, पास्ट की बात। अच्छा प्रॉपर्टी आप देखे थे, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, वहां मेरे भाई ने भी लिया था, अच्छा वहां से आए हैं आप, जहां से आप आए उससे रिलेट कीजिए कि हाँ हाँ बिल्कुल उस शहर इंदौर में तो मेरे भ्राता श्री रहते हैं, बहुत अच्छे हैं। आप कहाँ किस कॉलोनी में रहते हैं, वहां का तो शहर आजकल बहुत अच्छे हैं। लगे कि हम अटैचमेंट, लॉजिकल बात करेंगे उससे, और हमेशा उसको पास्ट की बात करेंगे। और जब भी प्रॉपर्टी देंगे तो कहिएगा कि अगर यहाँ भराया हुआ नहीं है तो मैं 1 फीट उठा के दूंगा, भर के दूंगा, प्रेजेंट में अच्छा रोड बना के दूंगा। और फ्यूचर अगर आप मेरा प्रॉपर्टी लेते हैं तो फ्यूचर में मैं आपको इससे भी अच्छी डील दूंगा, ताकि उसको लगे कि 1 रुपया का सामान ले रहे हैं तो फ्यूचर में 10 रुपया के बराबर हो सकता है। तब मनोज साहू हमारे डील को क्या करेंगे, तुरंत उसी समय कहेंगे कि ठीक है, ये आपको जो लगता है उसको हमको कर दीजिए, 10,000 से शुरू, 11,000 से शुरू, 21,000 से शुरू, जितना भी लगता है वो शुरू करिए। तब उसके बाद गिफ्ट दीजिए। गौरव आनंद जी ने सही कहा, कुछ मत दीजिए, कुछ मत दीजिए, आने के बाद कुछ मत दीजिए जब तक कि आपकी डील हो नहीं जाती है। थोड़ी सी भी डील हो गई उसको सब कुछ दीजिए, जो गिफ्ट है, जो भी चीज है वो दीजिए, ताकि आपका सेल्स क्लोजिंग हो जाए। धन्यवाद, धन्यवाद गौरव जी, आपने बहुत अच्छा सेशन लिया सर, मैं खुश हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए अब एक चीज जो है समझिएगा, कभी भी मान लीजिए कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम प्लॉट बायर है या फिर फर्स्ट टाइम उसको कोई गाड़ी चाहिए, ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा अभी जो मैं कहने जा रहा हूं। आप उस व्यक्ति को नहीं बेच रहे हैं जो वो ऑलरेडी है। सही, आप उस व्यक्ति को नहीं बेच रहे हैं जो वर्तमान में वो ऑलरेडी है। आप जी, उस व्यक्ति को वो चीज बेच रहे हैं जो वो बनना चाहता है, बनना चाहता, भविष्य, फ्यूचर फ्यूचर। आप उस व्यक्ति को नहीं बेच रहे हैं जो वो ऑलरेडी है। आप उस व्यक्ति को वो चीज बेच रहे हैं जो वो बनना चाहता है। क्योंकि यस अगर यस, आप उसको वो ड्रीम नहीं दिखाएंगे, उसको वाव नहीं फील करवाएंगे करेंगे, कि इस प्रोडक्ट को लेने से उसके जिंदगी में क्या वैल्यू एडिशन होने जा रहा है, उसकी लाइफ कैसे अपलिफ्ट होने वाली है, उसका रेपुटेशन कैसे बढ़ने जा रहा है, तब तक वो अपने जेब से एक्स्ट्रा पैसे क्यों निकालेगा? क्यों निकालेगा, ऑलरेडी उसका काम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास वो अपने सपनों में इन्वेस्ट करने के लिए आया। सही बात बोले,
आपके पास वो अपने लाइफ के लेवल में इंप्रूवमेंट करने के लिए आया है, यस, आपके पास वो अपनी इज्जत में इजाफा करवाने के लिए आया है। बिल्कुल, अगर आप उसको इस यात्रा का पथिक बना सकते हैं, अगर उसको ये रियलिस्टिकली बता सकते हैं कि कैसे उसकी लाइफ आपके प्रोडक्ट या सर्विस से अपग्रेड हो सकती है, तो यस, समझिए यस, काम हो गया। हो गया, यही करना है। तो इस लाइन को बहुत ध्यान से माइंड में रखिएगा। आप उस व्यक्ति को वो चीज नहीं बेच रहे हैं जो वो ऑलरेडी है, जो वो बनना चाहता है। अगर आप वो उसको बेच रहे हैं तो फिर वो आपके क्लोजर की संभावनाएं बढ़ा दे। ग्रेट, ठीक है। यस, तो आज हम लोगों ने 3 से 4 चीजें जो है समझी हैं। मैं चाहूंगा कि बारी बारी से जिसको जो भी समझ में आया है वो अपने अपने विचार रखे। उसके बाद हम आज की इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि जो जो चीजें हम लोगों ने बातचीत करी हैं, चलिए सबसे पहले मैं डिकॉय इफेक्ट से शुरू करूंगा डॉक्टर केतन से, कि डिकॉय इफेक्ट क्या होता है सेल्स में, ये आप समझाइए। डिकॉय इफेक्ट जो मुझे समझ में आया, आपने जो लास्ट सेशन में जो फर्स्ट ऑब्जेक्शन रखा था कि अगर कस्टमर ने पूछा कि ये मुझे कॉस्टली लग रहा है, ये मेरे हिसाब से चीप नहीं है, तो हम अपने प्रोडक्ट्स को उसी कैटेगराइज करके, जैसे चीप और एक जो हम बेचना चाहते हैं उसका कॉस्ट उसको वही रखना है, उसको चेंज नहीं करना है, और एक उससे बढ़िया वाला एक ऑप्शन उनको देना है, ताकि अगला कस्टमर उसको कंपेयर कर सके और हमें जो चीज़ बेचना है वो वही खरीद सके। ये मुझे डिकॉय इफेक्ट में समझ। बहुत बढ़िया। अगर बहुत, आप अपने प्रोडक्ट में डिस्काउंट नहीं करना चाहते हैं और आपको लगता है कि नहीं नहीं डिस्काउंट करेंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा, आपने हाँ, बहुत सोच समझ के अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट रखा है कि क्वालिटी भी है, प्रीमियम भी है, लेकिन इससे कम में जाएंगे तो फिर मैं प्रॉफिट भी नहीं बना पाऊंगा और वो वैल्यू नहीं दे पाऊंगा जो मैं कमिट कर रहा हूं। और आपको डिस्काउंट अगर नहीं देना है तो डिकॉय इफेक्ट को आप इस्तेमाल कीजिए। क्या कीजिए कि आपके प्रोडक्ट के प्राइस को कम मत कीजिए, उसके साथ में एक और प्रोडक्ट की कीमत उसके सामने में रखिए और उसको बताइए कि सर, हमारे पास जो सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है वो इस रेंज का है, उसके कंपैरिजन में अगर आपको लगता है कि उस तरह की फील आपको मिल जाए, भले ही वो प्रोडक्ट ना लें, तो बीच वाला जो सेगमेंट है सर, वो आपको उस कैटेगरी से तो अलग कर ही देगा जिसकी वैल्यू समाज में नहीं है। लेकिन आप यहां पे रह के प्रीमियम ग्राहक तो कहलाएंगे, प्रीमियम लोग तो कहलाएंगे। तो फिर आप डिकोई इफेक्ट में 3 प्राइस पॉइंट का काम करते हो। एक जो मिनिमम प्राइस पॉइंट है जिसमें प्रीमियम चीजें नहीं आ सकती, एक मिड पॉइंट वाली चीज जिसमें प्रीमियम की सुगंध आने लगती है, और एक सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट जिसको अफोर्ड करना सबके बस की बात नहीं होती है, लेकिन मिड वाले से उस तक की यात्रा जो है थोड़ी आसान दिखाई देती है, क्योंकि लोग को लगता है कि उनकी लाइफ तो उस लेवल की हो जाएगी, अपग्रेड हो जाएगी, कि अब जो है मुझे लोग अच्छा समझेंगे, कि मेरा स्टैंडर्ड अच्छा हो गया है। तो डिकॉय इफेक्ट में आपको मैंने जिम का भी एग्जांपल दिया था कि जिम की मेंबरशिप महीने वाली, 6 महीने वाली और साल भर वाली दी जाती है। तो इसके पीछे में कारण क्या है? 2400 रुपये महीने आपने बोला सामने वाले को महंगा दिख रहा है। अब आपका 2400 रुपये का कमिटमेंट में सिर्फ 1 महीने का कमिटमेंट दे रहा है ग्राहक कि आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक एक महीने का कमिटमेंट लेके चलेंगे तो जिम में आप इतने लोग की सैलरी कैसे देंगे, जिम में और इक्विपमेंट्स कैसे खरीदेंगे, जिम को आप अपग्रेड कैसे करेंगे? तो आप क्या करते हैं, 6 महीने का कमिटमेंट लेने के लिए वो 2400 रुपये महीने से आप कहाँ पे आ जाते हो, 1500 रुपये महीने पे। लेकिन 6 महीने का पैकेज एक साथ लेना पड़ेगा, मतलब 9000 रुपये आप दोगे तो आपको 2400 से छुटकारा मिल जाएगा, 1500 में ही मिल जाएगा, और आपके पास भी 9000 रुपये आ जाएंगे। तो विन विन दोनों का हो गया कि 1500 में तभी आप ऑफर करोगे जब आपको 6 महीने का कमिटमेंट मिल रहा है। जी मनोज जी कहिए कुछ। ठीक, ये इफेक्ट और वैसे ही आ गया सर, जैसे हम गाड़ी लेने के लिए शोरूम जाते हैं, हम घर से मन बना के जाते हैं कि एलेक्साई वाला वेरिएंट लेंगे, लेकिन वीएक्सआई से ऊपर वाला वेरिएंट लेके आते हैं हमेशा। वो उसमें एक एक ऑफर बोल के मतलब एक एक फैसिलिटी बताता है कि एलएक्सआई में तो बस यही रहेगा, इसमें एक और अपग्रेड हो जाएगा। जित 100% हम मन बना के आते हैं एलएक्सआई का, और वीएक्सआई से भी ऊपर वाला वो लेके आते हैं, तो ये इफेक्ट काम करता है सर। ये अमेजोन और सर ये देखो, फ्लिपकार्ट वाले वही प्रीमियम, जी, जितनी भी कार की कंपनियां हैं सर,
उसकी जो सबसे ज्यादा जिस कैटेगरी की कार बिकती है ना, वो डिकॉय इफेक्ट को ही यूज करके बिकती हैं। यस यस। सुपर प्रीमियम कारें, टोयोटा की सारी सुपर प्रीमियम नहीं बिकती हैं, या फिर लो वाली नहीं हाँ, बिकती हैं, बीच वाली जो होती है, बीच वाले प्राइस पॉइंट की, वो सबसे ज्यादा सेल होने वाली कार की कैटेगरी होती है उस सेगमेंट। टॉप सेलिंग वही लिखा आता है उसमें, मिड वाले में हाँ, टॉप टॉप सेलिंग। सेलिंग वही आता है, और टॉप सेलिंग में वाले का ही प्राइस आपको दिया जाता है एडवर्टीजमेट में। देखते होंगे यस, कि स्टार लगा के देते हैं कि आप बिल्कुल जाएंगे कि बिल्कुल भैया हमको बिल्कुल। तो टॉप वेरिएंट चाहिए, तो बोला सर उसमें तो कंडीशन अप्लाइड था, वो तो इसका है, हाँ, आपको अगर ये चाहिए तो इसमें एड ऑन करने का ये फीचर्स कितने पैसे अतिरिक्त लगेंगे। ठीक है, तो आपको जो मिड वाला है ना सबसे अट्रैक्टिव लगता है कि चीप भी नहीं है और प्रीमियम भी है, जबकि सुपर प्रीमियम नहीं चलेगा, लेकिन प्रीमियम तो है। आईफोन प्रो मैक्स 1,80,000 रुपए, आईफोन प्रो 1,30, और आईफोन 17 नॉर्मल 80,000 रुपए, 82,000 रुपए। क्या है ये? डिकॉय इफेक्ट को यूज किया गया है, उसको मालूम है अगर एक ही प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया जाता तो इसको खरीदने वाले कुछ ना कुछ कस्टमर बेस हमारे छूट जाते, प्रीमियम वाले इसको नहीं लेते, या सिर्फ प्रीमियम वाले लेते, नॉर्मल वाले नहीं लेते, कि आईफोन तो हमारे बस की बात नहीं। आज बिल्कुल आईफोन ने बिल्कुल। अलग अलग वेरिएंट निकालकर हर तरह के व्यक्ति को आईफोन का सपना दिखा दिया। जो वो है उसको वो नहीं बेच रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आईफोन बस हाथ में लेना भी बड़ी बात होती है भाई। भले तुम आईफोन 17 नॉर्मल ले लो, प्रो नहीं ले पा रहे हो 1,30,000 वाला, 80,000 भी चलेगा, 3 साल की ईएमआई में 80,000 इजिली अफोर्ड हो सकता है। आईफोन रखने वाले कहलाओगे ना भाई। अब आईफोन जिसने ले लिया 17 प्रो, सिंपल सिंपल 17 वाला, अब बोलेगा कि अब 70,000 की औकात तो मैंने अपने आप को समझा दी कि है मेरे पास। नेक्स्ट टाइम जब वो कैशबैक देते हैं, बोलते हैं कि बाईबैक कर लेंगे, अब वो आईफोन प्रो ही लेता है। अब उसकी बीवी बोले इतना बड़ा वाला जो फोन का कैमरा है ना, वो जब वो दिखाती है ना, वो मेरा माथा जल जाता है। फिर बोले रुको, इस बार तो है ना एक 10 ग्राम गोल्ड जो है लगाता हूं मैं, ओडी लेता हूं, और इसको जो है ये ले ही दिला ही देता आईफोन प्रो मैक्स। तो देखिए किस तरह से वैल्यू प्रोपोजिशन के माध्यम से सामने वाले को जो आप बनाना चाहते हो, जिस वर्जन को आप बेचना चाहते हो, वो आपको पहले उसको माइंड में बनाना पड़ेगा। अदरवाइज वो तो उतने से संतुष्टि है। आज भी फोन 10,000 से 50,000 के बीच में बहुत सारे फोन मिलते हैं, लेकिन आईफोन ने अपना ब्रांड वैल्यू ऐसा बना लिया है कि आईफोन 17 भी हाथ में है तो 90% लोग से अलग हो गए, तुम प्रीमियम 10% में आ गए। अब 10 से 3% पे जाना थोड़ा आसान रहता है, और 3 से 1% पे जाना और आसान हो जाता है। तो इस तरह से कस्टमर को इंकरेज करने के लिए डिकॉय इफेक्ट को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात, इस सेशन से दूसरी बात और किसी को कुछ समझ में आए तो बताइए। परमानंद जी, आपके लिए क्या टेक अवे है इस सेशन का? सर। जी परमानंद जी बोलिए। हाँ, क्या पूछ रहे थे सर? इस सेशन का आपके लिए टेक अवे क्या है? आपने आज इस सेशन से क्या लिया, क्या आपको अच्छा लगा, वो पॉइंट आप बताइए। सर, हमको यही लगा कि जो कस्टमर सामने वाला हो, जी, उसका पहले जरूरत के बारे में जानकारी लेना है। क्या बहुत बढ़िया। उसको जरूरत है, उसके हम्म। हिसाब से अपना प्रोडक्ट को आगे करना है। जी, क्या बहुत बढ़िया। उसको नीड है। उसकी ठीक है। एग्जैक्ट नीड जब तक ना मालूम हाँ चले तब तक हमको हाँ। क्वेश्चन पूछना है उस। फिर एग्जैक्ट जब तक के नीड नहीं है तब तक के उसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछना है, उसी के हिसाब से सेल्स दिखाना है। हम्म तब अगर वो हमको जाकर अगर हमको जरूरत उसकी एग्जैक्ट समझ में नहीं आई तो क्या हो सकता है नुकसान हमारा? हाँ, आप उसको टोयोटा का फॉर्चूनर लेना है और उसको हम ये इनोवा दिखा रहे हैं, इनोवा बता रहे हैं, तो उसको तो समझ में आएगा नहीं। या फिर उसको इनोवा लेना और हम टोयोटा बता रहे फॉर्चूनर। फॉर्चूनर बता रहे हैं तो उसको समझ में नहीं आएगा। उसका क्या बिल्कुल। है, 7 सीटर का जरूरत है कि 5 सीटर का जरूरत है। पहले तो उसका जानकारी हम लेना पड़ेगा ना कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। हम्म ठीक है। बहुत बढ़िया। आप ठीक। आपका जमीन रांची में कहाँ पे बिकेगा, कहाँ पे आपका जरूरत है, उस एरिया का जमीन दिखाएंगे तब तो वो लेगा। हम्म 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 हम्म, है। सही है। कुछ बढ़िया। भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में। तो ये चीज जो आपने बताया, ये एकदम इम्पोर्टेंट बात बताया कि माने
शॉर्ट टर्म में मैंने आप बेच सकते हैं। पहले जरूरत का जो ग्राहक का जो नीड है उसके हिसाब से उसको प्रोडक्ट सेल किया जाए। जी मनोज जी बताएं। बहुत बेहतर बढ़िया बेहतर, सर, परमानंद जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू। कि उससे इतना हम बात करेंगे, इतना पूछेंगे कि उसके उसके कमिटमेंट का लेवल क्या है। यदि वो हम पता कर लेते हैं कि हाँ, ग्राहक की आइडेंटिटी कंफर्म करे बिना हमको आगे नहीं बढ़ना है। उसके आइडेंटिटी के लिए जितने क्वेश्चन है जिसमें कि वो फील आने लग जाए हमें, वो हमारी बातों को मतलब उससे सभी तरीके से पूछ के हम जब पता कर लेते हैं कि उसका टेस्ट क्या है, उसका टेस्ट यदि हमको समझ में आ जाएगा तो फिर हम क्लोजिंग की तरफ काफी बढ़ सकते हैं। क्लोजिंग की 100% बढ़ेंगे। संभावनाएं बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल सही। हाँ। जी अमोल जी, आपकी क्या रही टेक अवे आज की? हाँ, मैं सॉरी सर, आज थोड़ा सा मम्मी पापा के यहाँ पे गया था, थोड़ा सा आने के लिए देर हो गया। तो मैं बस सेशन का मजा तो ले रहा था, सुनने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं लिख नहीं पाया आज, तो हाँ, थोड़ा सा मैं पहले कोई स्टडी बात करता नहीं। हूँ। तो कौन सी पॉइंट आप सुन पाए ठीक से, वही बताइए। आ, वही जो आप बता रहे थे कि पहले तो उसको उसको समझना है कि कस्टमर को क्या नीड है, वो पहले समझना है उसको। पहले हाँ। जैसे मनोज जी ने बोला कि उसका पहले ये कंफर्म करना है कि उसको क्या चाहिए, वो पहले सुनना है उसका। अच्छा, मान लीजिए किसी को अपने हमको प्रोडक्ट के विला बारे में बेचना है। बिल्कुल प्रोडक्ट के मान बारे में लीजिए बिल्कुल किसी को, बोलना ही नहीं है। हाँ। अमोल जी मान लीजिए उसको विला बेचना है, तो हम हाँ, कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे उससे? पहले तो उसको ये पूछेंगे कि सर आपको तो मतलब मैं तो ये पूछूंगा कि सर आप एक राजा जैसा रहना चाहेंगे या फिर नॉर्मल पब्लिक में रहना चाहेंगे, क्योंकि राजा तो अपना बड़ा आशियाना बना लेगा, बड़ा पैलेस बना लेगा, टाइप में मैं शुरू करूंगा। और आप एक प्रीमियम कस्टमर हो, उसको थोड़ा इम्पोर्टेंस ये करूंगा कि भाई आप एक इम्पोर्टेंट, हमारे लिए इम्पोर्टेंट कस्टमर हो। और आप उसको एक इम्प्रेशन देंगे या कि सर आपके जैसे कस्टमर का जो लेवल है ना सर, वो कभी एवरेज पे सेटल नहीं होता। ग्रेट। यस, यस, कभी आपके जैसे लोग हैं ना सर, कभी एवरेज पे सेटल नहीं सही होते। सही। आपके लिए हमेशा आपके परिवार की सुरक्षा, परिवार का रेपुटेशन, बच्चों की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर। मैं जानता हूँ इस बात सर थोड़ा पीछे से बहुत डिस्टरबेंस आवाज आ रहा है। अरे कम करो, को। अच्छा, मेरा भी कम मेरे करो। साइड से तो परमानंद जी नहीं आ थोड़ा रहा। आप म्यूट करेंगे प्लीज। जी अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। कुछ बोल रहे हैं क्या? जी म्यूट कर लीजिए, आपका बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है। हाँ, तो आप कस्टमर से ये कहेंगे कि सर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आपके जैसे कस्टमर की जो कैटेगरी है ना, वो कभी भी एवरेज पे सेटल नहीं होना चाहेगी सर। यस, आपके लिए हमेशा आपके परिवार की सुरक्षा, आपके परिवार की इज्जत और आपके परिवार का रेपुटेशन यस, बहुत मायने रखेगा सर, है ना? ओके, तो जब आप उसको उस जर्नी पे लेकर जाते हैं, तो उसके मन में एक बात तो आती है कि एटलीस्ट अगर मैं हाँ बोल रहा हूं कि हाँ ये सब चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो फिर मैंने आपको क्या कहा कि जो बात आप कहते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो आप कहते यस। हैं, अगर सामने वाले को ये बात मालूम है कि आप उससे कह रहे हैं, उसके उसके पास में प्रमाण है कि आप ऐसा कह रहे हैं, तो अगर वो ऐसे एक्शन ना दिखाए आपको, तो अपने नजर में वो झूठा हो जाएगा, उस व्यक्ति की नजर में झूठा हो जाएगा। तो यस, हमेशा यस, हमको ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं सामने वाले से, जिससे कि ओके, वो अपनी एक बाउंड्री में बंधे कि हाँ मैं ऐसा व्यक्ति हूं, और मैं अपने परिवार के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी भलाई के लिए, बच्चों की भलाई के लिए ऐसे ही कदम उठाऊंगा जिससे उनका कोई अहित ना हो, जिससे उनका कोई रेपुटेशनल लॉस ना हो, जिससे उनकी सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज कभी ना हो। तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप तो डिलिबरेटली, अनकॉन्शियसली उसको मजबूर कर देते हैं कि अब आपने कह दिया मेरे से कि यस, आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको सम्मान पसंद है, आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको अपने बच्चों के लिए प्लेग्राउंड पसंद है, आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको एक अच्छी सोसाइटी चाहिए, एक अच्छा क्लब हाउस चाहिए जिसमें आपकी वाइफ अपने आप को एंटरटेन महसूस कर सके, उनको लग सके कि उनकी लाइफ में एक क्लास है ना जी? करेक्ट। जी मनोज जी।
हाँ, वही ना, जैसे आपने बताया था कि यदि स्टेप बाइज हम उसके आइडेंटिटी को यदि छोटे छोटे स्टेप्स में क्लियर करते जाते हैं, तो मतलब अगर मैंने उसके सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर दिया, इमेज मैंने फिट कर दी जो मैं देना चाहता हूँ, वो इमेज यदि उसको फिट आ गई, फिर वो ना नहीं कह रहेगा, फिर हमारे बारे में आ जाएगी बॉल कि हाँ, उसको सही गाइड करना है, वो भटक नहीं सकता, मैंने उसे सही चीज दी है, वो इमेज बना दी उसके माइंड में। आपने एक बात इसको करके ऐसा कर लिया कि आपने ये बता दिया कि ये डिसीजन जो है वो आपकी चॉइस से निकला हुआ डिसीजन है, ये मेरी यस। बात नहीं है नहीं कि है, मैं हाँ। कह रहा हूं तो आप ले रहे हो। ये यस, आपकी यस। चॉइस है सर। आपको प्रीमियम कॉलोनी में ही घर चाहिए, आपको ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जहां आपके बच्चे सुरक्षित रह सकें, आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जहां से वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज बस 5 मिनट की डिस्टेंस पे हो, तो उसके करेक्ट। मुंह से उसके लाइफ के एस्पिरेशंस को आपने खुद ब खुद उससे कहलवाया है। आप हाँ, उसको ये क्योंकि वो नहीं कह रहे पहले, हो। हाँ, पहले वो कह चुका है, हम उसको दोहरा हाँ, रहे हैं, तो वो कंफर्म हो रहा है। हाँ, रिकन्फर्म हो रहा है कि हाँ, ये रिकन्फर्म ये हो रहा सब है चीज सर। तो मैं कह ही रहा हूं, मैं यही सब चीज हाँ, चाहता ही हूं। अब उसको डिनाई करना हाँ। चीप प्राइस के नाम पर अब उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो यस। जाएगा। तो आपने उसको कुछ ना ग्रेट। कुछ बेसिस दिया कि बॉस, करेक्ट। चीप नहीं, राइट सोल्यूशन। और आप डिजर्व करते हो राइट सोल्यूशन। आप वो ऐसे लोग नहीं हो जो चीप में सेटल हो जाएंगे। आपको अपने यस। बच्चे को अच्छी परवरिश देनी है, अच्छा क्लास देना है, आपकी वाइफ जो सुरक्षित रह सके इस कॉलोनी में, ऐसी जेंट्री देनी है। तब उसका एस्पिरेशन जो है उसको जायज दिखाई देने लगता है। तो बस जी। आपको उसके विश्वास को रिकन्फर्म उसको करवाते रहना है, करवाते रहना है, मल्टीपल टाइम्स करवाइए, जिससे कि ये उसके लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो जाए। हाँ, अपने ही चक्रव्यूह, जो भी करेगा वो अपने हिसाब का जब करेगा, उसको लगेगा कि सामने वाला थोड़ी बेच रहा है। ये सब तो चीज हमको चाहिए था, क्लियर भी कर दिया कि सब चीज हमको मिलेगा, बस काम हो गया। यस। कभी भी मत सोचिए कि हमको फोर्स सेलिंग करना है। हमेशा ग्राहक से ऐसे क्वेश्चन पूछिए जिसका आंसर वो खुद दे और बोले कि हमको यही चाहिए, तो आप बोले हम यही तो दे रहे हैं सर, चलिए ना चेक पे साइन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तालियां बजवाइए वहां पे। कारण क्या है कि आप वैसे सिचुएशन में लाकर अगर क्लोजर नहीं कर पाए तो सारा प्रयास व्यर्थ। कमिटमेंट ले ही लीजिए, भले ही वो 11,000 का चेक पे साइन करके दे, चाहे आपको 3 पोस्ट डेटेड चेक दे, एक टाइम फ्रेम के लिए आपको कमिटमेंट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मोटिवेशन ज्यादा समय तक लास्ट नहीं करता है सर। अभी आप अच्छा फील कर रहे हैं, फोन आ गया, यस। अरे दादाजी का डेथ हो गया, अरे आना पड़ेगा। अब बोलेगा अरे फ्लाइट का टिकट कटाना पड़ेगा भाई। तो चेक पे अगर साइन करने का मन बन गया है तो ले लीजिए, ताकि परिस्थिति कब क्या होने वाला आप नहीं जानते। कमिटमेंट ले लीजिए और फिर बोलिए सर ये तो बहुत बुरा हो, कोई बात नहीं सर, आप निश्चिंत होकर आइए, 1 महीने का आपको समय दिया था ना, अब 2 महीने तक ये चेक हम लोग नहीं लगाएंगे। आप पूरा काम वहां से करके आइए, भगवान दादाजी की आत्मा को शांति दे। कोई भी दिक्कत होगा मुझे बताइए, आप निकलिए सर, अभी कोई बात नहीं। 1 महीने तक आपको टेंशन नहीं लेना, 1 महीना और होल्ड करेंगे, चेक नहीं लगेगा पहले से। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। है ना। चलिए, तो ये सब चीजें हम लोगों ने आज डिस्कस करी। तो डिकॉय इफेक्ट को आप इस्तेमाल करके देखिए, बहुत पावरफुल चीज है। और कस्टमर को जिस जर्नी पे ले जाना है उसकी क्लैरिटी अगर आपको है पहले से, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी और कस्टमर को लगेगा कि एवरी पेनी वर्थ इट है इस जगह पे इन्वेस्ट करना, इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना, क्योंकि उसको वो चीज, उसके उस वर्जन को आपने वो चीज सेल करी है जो वो बनना चाहता है। हर आदमी अपने जीवन में कुछ ना कुछ बनना चाहता है, कोई मीडियोकर नहीं मरना चाहता, कोई साधारण नहीं मरना चाहता। तो असाधारण, साधारण से असाधारण की जो यात्रा है उसको जस्टिफाइड लगनी चाहिए कि ये हो सकता है, ये संभव है, और ये व्यक्ति जो है सही व्यक्ति है उस चीज के लिए जो मुझे इस यात्रा पे ले जाएगा और वहां तक डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। बस इतना काम कीजिए, सर्विस प्रोवाइडर बनिए, फैसिलिटेटर बनिए, उसको बोलिए कि आपकी इस यात्रा में मैं एक अच्छे सच्चे एडवाइजर के रूप में हूं, डिसीजन आपका है, मैं बस आपको सही सलाह दे रहा हूं। इतना कीजिए, यस। चीजें पहले से बेहतर होने लगी। आपकी चलिए विद दिस, यात्रा मंगलमय हो, आपकी हाँ यात्रा सर, मंगलमय हो गौरव जी। जी 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 सर, जी सर। चलिए चलिए, और कोई कुछ बेहतर कहेंगे कि बेहतर। सेशन कंक्लूड करें? हर्षु भैया का यात्रा क्या होगा तो बताइए। मंगलमय 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 मंगलमय। होगा भाई।
कहाँ उड़ान भर रहे हैं तो भैया? परमानंद जी के यहाँ। आइए, आपका मोस्ट वेलकम। बस होली हमारे यात्रा यहाँ मनेगा। पहले गौरव जी के साथ यात्रा कर लिया जाए। 30 दिवसीय ये कार्यक्रम है, शायद 16वां दिन है गौरव जी। जी जी, 16वां दिन है आज। अरे गौरव जी सर जी तो जो जी। दहाड़ते हैं, इस समझते हैं कि एकदम बहुत चीज, इम्पोर्टेंट चीज ले रहे हैं क्लास भाई। नहीं नहीं, ठीक अरे है ठीक है। जो यही तो पा लेना लिया है। वो जो पा लिया वो खुश नसीब है, जो इसको इग्नोर कर अरे दिया वो भाई, आप बेनसीब जो है। दहाड़ते हैं, आप जो दहाड़ते हैं वो भी कम नहीं है। अगर हाँ। गौरव जी शेर हैं तो आप चीता हैं, दौड़ने वाले हैं, जंगल में है सब ना। लोग विलक्षण है यहाँ पे, जो समय दे रहे हैं वो सभी का बहुत बहुत रिस्पेक्ट है। बहुत बहुत सबका बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इस जी जी जी। इस और सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने में। एक एक व्यक्ति जो यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, अपना समय देते हैं, सबका बराबर का महत्व है। और इसी वजह से यह सेशन जो है कुछ कुछ ना कुछ अपने अंदर ऐसी विशेषता लेकर चल रहा है जो शायद दूसरी जगह पे उपलब्ध नहीं है। मुझे इतना ओपन फोरम, जिसमें आपको जो अच्छा लगे आप कह सकते हैं, जो आपको अच्छा ना लगे वो भी शेयर कर सकते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये बन गया है। और बिल्कुल ही खुलकर लोग अपनी बात को रख पाते हैं और एक दूसरे का उत्साहवर्धन करते हैं और एक दूसरे की समझ को बढ़ाने में इजाफा करते हैं। इसी प्लेटफॉर्म की आकांक्षा थी। इसको फलीभूत करने में आप सभी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। यार ये तो पुनः एक बार प्लेटफॉर्म आप सभी। सबसे नंबर वन रहेगा। जी सर, नंबर वन धन्यवाद। प्लेटफॉर्म होगा सर। सही बात, सही बात। चलिए, और और कोई हमारे कुछ कहे अमोल या जी राजा कंक्लूड बनाएंगे। करें? आ गए अमोल जी। अमोल भाई जी भाग गए अमित सर, क्या? आप कुछ कहना चाहते हैं? जी आशु जी बोलिए सर। अरे भाई, अमित आप जी, आप कहाँ कुछ कहना राजा और चाहते रंक हैं? वाले सुनाए नहीं, आप पूरा नहीं किए। पंकज सर अभी नजर आए हैं थोड़ा सा, फिर कहाँ चले कहाँ गए। है? किधर है पंकज जी? ऊपर रुस्तम है आज। किधर है आज भाई? आज नमस्कार सभी को। जी सर, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। मैं मैं पूरा सेशन अटेंड किया क्योंकि मेरा ना बैटरी डिस्चार्ज हो गया, ये चार्ज ही नहीं हो पा रहा बिकॉज साउंड ज्यादा वीडियो सब चल रहा है ना। कोई बात नहीं। तो मैं जैसे ही, हाँ, मैं पहले आ गया लेकिन मैंने पूरा सेशन अटेंड किया है, सबको एक एक स्विमिंग शब्द। पूल में सबको स्विमिंग पूल में नहाने के चक्कर में है पंकज सर। थैंक यू हाँ बिल्कुल थैंक सही यू। बात है। वो थोड़ा सा आज पता नहीं बैटरी डाउन है, काफी बिजी रहा मैं शेड्यूल कोई मॉर्निंग से। बात कोई बात हाँ नहीं। लेकिन ये है कि ये जो सेशन था आज का, ये सबसे सबसे ज्यादा जबरदस्त। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग का जो सेशन था ये बहुत बढ़िया था, मैंने नोट्स भी बनाए हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं ना, कभी हिंदी बोलते कभी इंग्लिश बोलते ना, तो हम लोगों को ये नहीं पता रहता कि हमारे को क्या एग्जैक्टली बोलना है क्लाइंट के साथ। तो मैं यही चाहूंगा कि हिंदी हमारी आ, हाँ, थोड़े से सेंटेंसेस अगर हम लिख लें या फिर ग्रुप में भेज दें, उनको हम रट लें, उसका जी रट्टा जी। लगा लें, तो हम लोग सुपर सेल्समैन तो बन ही जाएंगे थोड़े दिन में। नहीं नहीं, ठीक ठीक है, आपको हिंदी में उस बिकॉज चीज को प्रोवाइड कर दिया हाँ, जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक्चुअली क्या सर ऐसा। होता है। सर 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 आप लोग तो गौरव सर से मेनली है, आप क्लास लेते हैं ना सर? ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि सभी आदमी यहाँ पे इंग्लिश को समझे, मगर हिंदी में अगर यदि क्लास आप लेते हैं तो सभी कोई समझेंगे, जो इंग्लिश में भी समझ सकते हैं वो हिंदी में भी समझ। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। वो ज्यादातर आप लोग हिंदी भारत में समझ लेते हैं और हिंदी में ही ज्यादातर बातचीत हो तो ज्यादा उसका इफेक्ट होगा, अच्छा होगा हाँ और ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। हाँ मैं कोशिश करूंगा कि आगे से जो अंग्रेजी के जो लाइंस आपको बोलता हूँ उसको हिंदी में भी हाँ हाँ प्राथमिकता से हाँ जो है पढ़ूं, हाँ। है ना। ये दोनों मस्ट है, दोनों मस्ट है, बहुत जरूरी है। हाँ हम्म, क्योंकि क्या है कि आप हम जब जैसे अब एआई के उसमें जा रहे हैं, एआई की दुनिया में आगे जा रहे हैं, तो एआई की दुनिया में जाने के लिए हमको दोनों लैंग्वेज पे कमांड होना जरूरी है, इंग्लिश भी और हमारी हिंदी भी। एक्चुअली क्या और है, कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जैसे मेरी एक किताब अगली आ रही है सेल्स के ऊपर में, ठीक है। तो जी अब वो किताब चूंकि अंग्रेजी में तीसरी किताब है जो अंग्रेजी में आ रही है, तो अब थोड़ा सा लिखने पढ़ने में मेरे वो ज्यादा आने लगा है। लेकिन क्या है, हिंदी में बोलने में कोई परेशानी नहीं है, बस हिंदी लिखने में थोड़ी सी जो है ना, मतलब अंग्रेजी में थोड़ा सहूलियत लगता है क्योंकि सब कुछ मेरा काम उसमें ही चल रहा होता है। हाँ, लिखने में तो हाँ ये अंग्रेजी सहूलियत है। हाँ, तो क्या है कि अब मेरी अपनी एक वीकनेस क्या है, हिंदी में लिखना मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, अंग्रेजी में लिखना थोड़ा आसान लगता है। कारण क्या है कि हिंदी की राइटिंग वाइटिंग सब मेरी जो मैं खुद समझ में नहीं आती है। तो अंग्रेजी में मैं थोड़ी राइटिंग मेरी बेहतर है, तो मैं लिखना उसमें ज्यादा पसंद करता हूँ। अगर हिंदी में भी लिखना तो रोमन में लिख देता हूँ।
इसी वजह से जो है वो वाला मोड में चला जाता हूँ। अदरवाइज हिंदी बोलने में, समझने में, समझाने में कोई तकलीफ नहीं है। अच्छी हिंदी बोल सकता हूँ, हिंदी मैं में आपसे बात कर रिक्वेस्ट सकता हूँ, है, कोशिश खाली करूंगा। हिंदी में समझा दीजिए उसको, नहीं नहीं, बिल्कुल करेंगे, लाइन बिल्कुल को। करेंगे। बहुत परफेक्ट है सर। गौरव जी बहुत परफेक्ट है आपकी आवाज़ में और आपके रिदम में और आपके प्रोनाउंसिएशन में, हिंदी को और उर्दू के लफ्ज़ों को और इंग्लिश को बोलने में बहुत परफेक्शन है। अच्छा है, हमें यही सीखना है। हम सुन सुन के सीख रहे हैं आपसे। और एक चीज़ और ऐड करना चाह रहा था, इस सेशन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किसी भी तरीके का छोटा सा होमवर्क एवरी डे यू मस्ट गिव, अब सो दैट वी आर ठीक है, बिजी मैं इन होमवर्क इम्प्रूविंग भी दे दिया आवरसेल्फ। करूंगा, लेकिन मैंने देखा है कि मैंने पिछले बार भी कुछ होमवर्क्स दिए थे, लोगों को बोला था कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे अपने अपने जिसमें भी उनकी महारत है, जिस भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में कुछ लेके प्रेजेंट करेंगे। लेकिन सभी लोग जो है उतना मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ जो सेशन में कर ले रहे हैं, सेशन से जाने के बाद नहीं कर पा रहे हैं। तो वो यस। अगर ठीक। आप लोग को लगता है कि सेशन से जाने के बाद भी कर सकते हैं, तो एक टास्क जरूर छोड़ के जाएंगे अगली बार से, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसमें लेकिन उसमें करके क्या आना होता पड़ेगा तभी। उसमें चलिए क्या बाय होता बाय है कि सभी को, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नॉर्मली नाइट। नॉर्मली क्या होता है कि इसमें हमको ये लगता है कि अगर होमवर्क मिल गया ना तो वो 5 मिनट पहले क्लास से पहले पूरा होता है। दैट मीन्स रिवीजन हो जाता है और हाँ, कुछ नहीं। रिवीजन हो ठीक है। जाता है जो हमारी लर्निंग्स को बहुत बेटर करेगा। मतलब हम मैं खुद नहीं कर पाता हूँ होमवर्क, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कोई रिवाइज कर दे छोटी चीज़ों को तो वो एक रिवीजन हो जाता है। तो एक एक क्लास का दूसरे दिन की क्लास से कनेक्शन बनता है। ठीक है, बस यही ठीक था। राइट सर, थैंक है, यू ओके वेरी सर, मच। थैंक यू। या ओके शुभ सर, वो ओके। रात्रि। गौरव सर शुरू करते हैं, उसी में रिवीजन कर दीजिए, शुरू क्लासे में ही पहले ही रिवाइज हो जाए कि पिछला बार ये हुआ था, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हो गया बात, और क्या। एक्चुअली क्या प्रभु है, की जय अगर हो जैसे जाएगा। टाइम से सभी लोग इकट्ठा हो जाए ना तो वो काम आसान हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि हर दूसरे चौथे बिल्कुल पांचवें सही मिनट बात। 10वें मिनट के बाद लोग आते हैं, तो किसी ना किसी का छूट जाता है वो। तो फिर मैं इंतजार करता हूँ कि कब करा जाए वो छूट चीज। जाता है, सही। एनीवे, ठीक है, कोशिश सही करेंगे सही। कि एक बार रिवाइज हो चलिए जाए ठीक सेशन है, की शुरुआत थैंक में। यू, थैंक शुभ ओके, रात्रि गुड सभी नाइट। को यू। जी सर। जी बिल्कुल। रात्रि और होली की प्रणाम। शुभकामनाएं सभी को। धन्यवाद। गुड थैंक नाइट। यू। ओके।